को याद होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार वाला बैच था हाँ 1984। तो उस समय जैसे आपके कोविड के बैच में जितने भी कोविड वाले बैच के बच्चे हैं उसका काफ़ी हॉट पॉच हुआ होगा। उस टाइम हमारा जो ब्लू स्टार वाला बैच है वो भी काफ़ी हॉट पॉच था। हमारे सारे एग्ज़ाम जो हैं पंजाब के सारे पोस्टपोन हुए। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं 7th क्लास में था तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अच्छा उस समय इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था और वो हार कर आए थे और उस वक्त मैं उनका भाषण सुनने वहाँ पे गया था। अभी तक उनके शब्द याद है, ये जो मेरी हार है मैंने इंदिरा गांधी को अपनी भेंट की। मेडिकल वाले बच्चों को फिजिक्स क्यों पढ़ाई जाती क्यों पढ़ाई जाती है? है, क्यों पढ़ाई जाती है, उनका फिजिक्स से कोई लेना देना ही नहीं। अच्छा मार्कशीट कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। उस पर आपको क्या लगता है कि एकेडमिक सक्सेस, जो बच्चे कहते हैं हमें फेल हो गया हमें पास हो गया, वो किस तरीके से लाइफ के सक्सेस के साथ कनेक्टेड होती है? ऐसे मैंने डॉक्टर्स देखे हैं जिनकी अपनी एमबीबीएस कंप्लीट नहीं हुई है, बहुत अच्छी सर्जरी कर लेते हैं। एमबीबीएस बिना कंप्लीट करे एमबीबीएस कंप्लीट किए मैं कैसे ऐसे जा सकते हैं? कुछ भी कर लो, उसमें क्या है, मेरे पास लोगों को फेलियर के साथ डील नहीं करना आता, आप उनको क्या एडवाइस दोगे कि हाउ दे कैन डील विद फेलियर? कई तो कहते हैं कि वो कितना बेकार आदमी सुसाइड कर गया। मैं तो कहता हूँ उसके बड़ा इतना बड़ा बहादुर भी कोई नहीं हो सकता कि जो बंदा सुसाइड करता है। जी टिप सिंपल जो आप तो कह रहे हो आपको छत पे खड़ा करके छत पे खड़ा कर देना, नीचे गिर रहे हैं, क्या हाल होता है? देख भी नहीं पाती मैं तो नीचे। देख भी नहीं पाओगे ना। और वो उसने तो अपनी सामने 3 4 5 मिनट अपनी मौत को देखता है वो, तो कितना बहादुर होगा। जब हमारे ये आपके पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की जो लड़की थी एरोनॉटिकल की कल्पना चावला, हाँ जब उसका लास्ट मोमेंट वो नीचे आ रही थी और मैं बिल्कुल टीवी के सामने बैठा हुआ है, ये बात है 2 या 3, तो जैसे वो नीचे से आई उसका स्पेस जो है ना, पता चला कि ये ब्लास्ट हो गया, अच्छा दुनिया हंस गई। तो दिमाग में एक आइडिया आया कि इस वेलकम सर। सबसे पहले तो हम आपकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आपकी अब तक की जर्नी, आपको 25 इयर्स प्लस हो चुके हैं अब तक काम करते हुए। आपकी पूरी जर्नी कैसे रही, उन सब के बारे में बताओगे? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया कि मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में और ज़िंदगी के अनुभव के बारे में तनु जी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आपको और आपकी सारी टीम का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सर हम भी ब्लेस्ड हैं कि हम आपके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखेंगे आज। 25 इयर्स कम नहीं होते, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कि 25 साल बहुत होते हैं सीखने को, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति समय के साथ ही सीखता है, ज़्यादा समय में सीखता है या कम समय में सीखता है, ऐसा नहीं होता है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी सिर्फ़ इस दुनिया में 40 साल रहे और कितना कुछ कर गए। कई बार हम सोचते हैं कि 40 साल में जो वो कुछ इतनी उन्होंने यात्राएँ की, इतना उन्होंने तपस्या की, इतने उन्होंने भाषण दिए, इतनी उन्होंने कोटेशंस दी, क्या ये संभव था 40 साल में? बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने ये कई प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ये बात उठाई कि ये सब चीज़ें बाद में आपने मैनिपुलेट तो नहीं की स्वामी जी के बारे में? नहीं, वो बहुत अच्छे उनके जो अनुयायी हैं उन्होंने उसके प्रूफ़ दिए मुझे कि ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ जो स्वामी जी के बारे में किताबों में और कहीं पे भी कोट की जाती है, वो सारी प्रैक्टिकल बातें हैं। तो तनु जी ये ज़रूरी नहीं है कि 25 साल बहुत होते हैं, 25 साल में समटाइम्स बंदा कुछ भी नहीं करता और समटाइम्स वो व्यक्ति क्या है 25 साल में बहुत कुछ कर जाता है। तो समय इसके लिए कोई मैटर नहीं है। सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओगे, अपनी जर्नी के बारे में? तनु जी, मैं जर्नी के बारे में अब आपको आप मेरे से अगर पूछना चाहोगे तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी स्कूल लाइफ़ से, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से प्रोफ़ेशनल लाइफ़, तो
बहुत सारे उतार-चढ़ाव मैंने अपनी लाइफ़ में देखे। मुझे अभी जब आपने कहा कि हम आपके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसमें कुछ मुझे आपने हिंट्स दिए थे कि आप एजुकेशन से पॉलिटिक्स में, और मैं आपको उसमें मुझे आपको शायद ये नहीं पता था कि मैं उसके बाद पॉलिटिक्स के बाद अब मैं जो अपनी ज़िंदगी है फिर वापस जो है एक एजुकेशन में और एक स्पिरिचुअल लाइफ़ में मैं लेकर आया हूँ। मैंने अपना जीवन जो है स्ट्रगल के साथ ही शुरू किया। एक अच्छे परिवार में मेरा जन्म हुआ, बहुत संस्कारिक परिवार था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस परिवार में अब मेरे माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है, मेरे भाई भी नहीं है, तो इस कारण मैं वर्ड जो है था यूज़ कर रहा हूँ। तो बहुत संस्कारिक परिवार था, बहुत अच्छे संस्कार मिले और जैसे ही मैंने स्कूलिंग खत्म की, तभी से मेरा संघर्ष शुरू हो गया था। संघर्ष इस विषय पर शुरू हुआ कि जैसा कि अब हम मैं चाहता हूँ कि जो मेरे फ़ादर कह रहे थे, अभी मेरे एक हमारे बहुत ही मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा था और मैं उनको बता रहा था कि किस तरह से आज के जो बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते। तो मैं भी सोच रहा था कि मैंने भी अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी थी और आज मैं वो बच्चों को कहता हूँ कि होना चाहिए। पेरेंट्स को भी कहता हूँ, बच्चों को भी कहता हूँ। ये विषय ऐसा है कि कोई भी पेरेंट हो, अगर वो प्रोफ़ेशनल है, बिज़नेसमैन है या अपना कोई उसका प्रोफ़ेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या उसकी एडवोकेट की अपनी लॉ फ़र्म है कोई, इंजीनियरिंग की कोई फ़र्म है, तो आज के ज़माने में या उस ज़माने में भी, चलिए उस ज़माने में हम सोचते थे कि हम 4-5 बहन-भाई होते थे या आज के ज़माने में जो है 1 बहन 1 भाई होता है। तो लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आपके पेरेंट्स का बिज़नेस है, प्रोफ़ेशन है, एक परिवार का बच्चा जो है उस प्रोफ़ेशन को ज़रूर अडॉप्ट करे। तो मेरा भी संघर्ष यहीं से शुरू हुआ कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि हमारा जो बिज़नेस है, उसी बिज़नेस में ये बच्चा हमारे साथ आए, क्योंकि थोड़ा-सा मैं उसी समय से बहुत ही उन्होंने देखा कि मैं इंटेलिजेंट भी हूँ, मेहनती भी हूँ और चीज़ों को समझता भी हूँ और वो चाहते थे कि हम जो प्रोफ़ेशन जो हमारा बिज़नेस चल रहा है इस वक़्त, इसी में वो इन्वॉल्व हो जाए, तो हमारा जो बिज़नेस है वो आगे और अच्छा चलेगा। किस चीज़ का बिज़नेस था आपका? मेरे फ़ादर जो है मेडिसिन्स का बिज़नेस करते थे। अच्छा। तो वो चाहते थे कि हमारे साथ मेडिसिन के बिज़नेस में इन्वॉल्व रहें। लेकिन मेरा बिल्कुल भी बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं था। मैं एक साइंस स्टूडेंट बनना चाहता था। मुझे साइंस से बहुत इंटरेस्ट था। तो यहीं से मेरा संघर्ष शुरू हुआ। पेरेंट्स चाहते थे कि ये कॉमर्स पढ़े, थोड़ा-सा इसको हमारे बिज़नेस की नॉलेज हो, मॉडर्न बिज़नेस की नॉलेज हो। लेकिन मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। वहीं से संघर्ष शुरू हो गया। फादर ने मुझे हायर सेकेंडरी कॉमर्स में एडमिशन एडमिशन दिलाई। आई एम टॉकिंग अबाउट 1984। उस समय बच्चों को तो कोई किसी तरह का कोई ज़्यादा राइट नहीं होता था। लेकिन उस समय में मैंने अपने फादर को इग्नोर करके एडमिशन को ख़त्म करके मैंने डीएवी कॉलेज अबोहर में प्री यूनिवर्सिटी नॉन मेडिकल में मैंने एडमिशन ली। अच्छा, 11th-12th भी आपने फिर नॉन मेडिकल हमारे हमारे टाइम पे 11th-12th नहीं होती थी। हमारे टाइम प्रेप और प्री इंजीनियरिंग होती थी। अच्छा। प्रेप एंड प्री मेडिकल, हुँ, प्रेप एंड प्री इंजीनियरिंग। हुँ, मेडिकल वालों के लिए प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग वालों के लिए प्री इंजीनियरिंग। ठीक है। तो फिर आपने वहाँ पर जाकर साइंस में एडमिशन डीएवी लिया? कॉलेज अबोहर में मैंने प्री इंजीनियरिंग की और थोड़ा-सा टारगेट था कि इंजीनियर बना जाए, इंजीनियरिंग की जाए, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। इंजीनियरिंग के बाद प्री इंजीनियरिंग के बाद मैंने कोशिश की कि कहीं हमारे टाइम जो है 3 या 4 इंजीनियरिंग कॉलेज 3 ही पंजाब में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। एक तो हमारा चंडीगढ़ का जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ है, थापड़ इंजीनियरिंग कॉलेज और गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज, तीनों ही बेस्ट माने जाते थे।
तो हमारे टाइम जो है इसके लिए सीईटी का एग्ज़ाम होता था। और क्योंकि मेरा जो बैच था, जैसे आपका अभी मुझे पता चला कि आपका बैच जो है कोविड वाला है, तो हमारा जो बैच था वो आपको याद होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार वाला बैच था। हाँ। 1984 जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। तो उस समय जैसे आपके कोविड के बैच में जितने भी कोविड वाले बैच के बच्चे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हैं, प्लस 2 के हैं, मेडिकल के हैं, उनका काफ़ी हौच-पौच हुआ हुआ है। उस टाइम हमारा जो ब्लू स्टार वाला बैच है, वो भी काफ़ी हौच-पौच था। हमारे सारे एग्ज़ाम जो हैं पंजाब के सारे पोस्टपोन हुए, कोई कब हुआ, कोई कब हुआ। तो उस कारण कुछ को फ़ायदा भी होता है इसमें, कुछ को नुकसान भी होता है। तो उसमें मैं एक ऐसा स्टूडेंट रहा कि जिसको थोड़ा-सा नुकसान हुआ। मुझे इंजीनियरिंग के बजाय मुझे बीएससी करनी पड़ी। अच्छा, तो वहाँ से आपका टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। वहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। बीएससी किस में करी थी आपने मैंने बीएससी नॉन मेडिकल की, डीएवी कॉलेज अबोहर से बीएससी नॉन मेडिकल की। ठीक है। बी उसके बाद बीएससी नॉन मेडिकल करने के बाद बीएससी नॉन मेडिकल में थोड़ा-सा इंटरेस्ट मेरा फ्रॉम द डे फर्स्ट मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में रहा था। मुझे सुनने का बहुत शौक था। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं 7th क्लास में था, तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, अच्छा। उस समय इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था और वो हार कर आए थे और मैं तब 6th या 7th क्लास में हुआ था। उस वक़्त मैं उनका भाषण सुनने वहाँ पे अच्छा। गया था। बहुत ही अच्छा लगा था। वहाँ से मुझे बहुत अच्छा हमारे बहुत अच्छे वाजपेयी जी बहुत अच्छा बोलते हैं। तो वाजपेयी जी को सुना और उन्होंने आते ही मुझे याद है, अभी तक उनके शब्द याद है कि वो जो इंदिरा गांधी से हार कर आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो मेरी हार है, ये इंदिरा गांधी को मैंने कोई एक घटना थी, उस घटना के ऊपर वो बोले थे कि मैंने उस कारण मैं अपनी हार जो है इंदिरा गांधी को अपनी भेंट की है। अच्छा। वाजपेयी जी ने ये शब्द हुँ। यूज़ किए। फिर आपको स्टार्टिंग से ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था? ऐसा बीएससी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अच्छे-अच्छे लीडरों को सुनने का शौक था। शौक था और ठीक कुछ है। बोलने का भी शौक था। ठीक है। फिर उसके बाद आपने एमएससी करी? बीएससी नहीं, वहाँ पे भी फिर टर्निंग पॉइंट आया बीएससी नॉन मेडिकल की। हुँ। फिर पेरेंट्स को जैसे मैंने बीएससी नॉन मेडिकल में भी बीएससी फाइनल ईयर में मैं अपने स्टूडेंट लीडर भी रहा। हुँ। मेरे जो अपने दोस्त थे, कल मैंने पोस्ट भी डाली है, पुराने दोस्तों से कल मेरी बीएससी के दोस्तों के साथ डिस्कशन हो रही थी। तो उन्होंने कहा यार आपका जैसे तनु जी आपने आते ही मैंने आपको कहा कि आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत अच्छे एक न्यूज़ चैनल के ऊपर एज़ एंकर देखना चाहूँगा। इस तरह मेरे दोस्त मुझे चाहते थे कि एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल लीडर बन सकता है। अच्छा। तो उन्होंने बीएससी में मुझे अपने स्टूडेंट बॉडी का मुझे इलेक्शन लड़वाया। हुँ। मैं एज़ ए जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा। मैं अपने स्टूडेंट बॉडी का डीएवी कॉलेज अबोहर से अच्छा। इलेक्ट भी हुआ। बहुत अच्छे वोटों के साथ मैं इलेक्ट हुआ। वो भी जो इलेक्शन था मैंने अपने पेरेंट्स की इच्छा के अगेंस्ट लड़ा था। वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से वो कोई ले। तो बीएससी करने के बाद मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि ये बाहर जाएगा तो ऐसे पॉलिटिकल फंक्शनों में बहुत पार्टिसिपेट करेगा और कहीं ये स्टूडेंट लीडर फिर जाके स्टूडेंट लीडरी जो यूनिवर्सिटी में जाकर फिर ये ना करे। तो वो चाहते थे कि एमएससी करवाना चाहते थे मुझे आगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कराना चाहते थे। लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी जो है हमारे टाइम अभी तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन है सभी यहाँ पे मेकअप पंजाब का कोई भी ऐसा डिग्री कॉलेज नहीं है जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन ना हो। लेकिन उस समय क्या था कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो थी वो या तो यूनिवर्सिटीज़ में थी, पटियाला यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, हुँ। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। हुँ। या हमारे पास एक हमारे पड़ोस में एक शहर था श्री गंगानगर, वहाँ पे एक खालसा कॉलेज था, जहाँ पे हर तरह की पोस्ट ग्रेजुएशन थी। वो चाहते थे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी भी है, तो खालसा कॉलेज गंगानगर से की जाए, क्योंकि वहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। वहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं।
लेकिन उनकी इच्छा के उनको मनाकर मैंने कि उनकी इच्छा के अगेंस्ट नहीं, उनको मनाकर मैं ये कहकर कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा। हुँ। किसी तरह की पॉलिटिक्स में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ-साथ मैं अपनी यूपीएससी की तैयारी करके मैं आपको आईएएस बनकर दिखाऊँगा। उनको ये भरोसा था कि अगर ये करेगा तो बन भी सकता है। अच्छा, क्योंकि आप इंटेलिजेंट थे। हाँ, थोड़ा-सा मुझे चीज़ें समझ में आ जाती थी, हुँ। चीज़ें समझ में आ जाती थी, मेहनत कर सकता था, मेहनत करने की मुझे थोड़ी-सी आदत थी। हुँ। कुछ भी करूँ तो मेहनत से मैं कर लेता था। फिर उसके बाद? पोस्ट ग्रेजुएशन की पोस्ट ग्रेजुएशन जो मैं आपको तनु जी बता रहा हूँ बड़ा ये मैंने आज तक कहानी जो है ना, इतनी सच्चाई वाली कहानी मैं पहली दफ़ा लाइफ़ में तनु जी आपको बतला रहा हूँ। मुझे भी सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है। अ, तनु जी मेरी एमएससी हुई, तो जो मैंने शब्द वहाँ पे देकर आया था अपने पेरेंट्स को कि मैं कभी किसी पॉलिटिक्स में यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, तो बड़ी कोशिश की मैंने कि 2 साल मैंने किसी तरह के भी हमारे मनोट के जब मैं आया था, तो उस समय यूनिवर्सिटी में इलेक्शन बैन थे और किसी तरह की क्योंकि वो ब्लू स्टार के बाद का वाला पीरियड ही था अच्छा। टेररिस्ट वाला समय था, हुँ। तो उस समय किसी तरह की इतनी पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटी में नहीं होती थी, हर चीज़ बैन थी। तो बैन होने के कारण भी और किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं थी और एक दिमाग में ये भी था कि हमने अपना टारगेट जो है, जो हम अपने पेरेंट्स को कह के आए हैं कि हमें जो है हुँ। मैंने जो है आईएएस बनना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो मैं यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू की। तो यूपीएससी की तैयारी की कुछ फाइनेंशियल्स यहाँ पे आए, तो उन फाइनेंशियल्स के अगेंस्ट मैंने साथ के साथ कुछ यहाँ पे होम ट्यूशन्स करने शुरू की। होम ट्यूशन्स के करते-करते मैंने यूपीएससी की तैयारी की, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया मैंने अपना हमारे टाइम अभी थोड़ा-सा सिस्टम चेंज हुआ, हमारे टाइम प्रीलिम्स और मेंस होता था। हुँ। प्रीलिम्स में आपने एक सब्जेक्ट चूज़ करके उसी के आपके एक आपका सब्जेक्ट का पेपर होता था और एक जनरल स्टडी के क्वेश्चन्स होते थे। ठीक है। अभी कुछ सिस्टम चेंज हुआ, अब प्रीलिम्स में जो है सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं होते, अब मेरे ख़्याल सीएस अ, कुछ ऐसा कोई नया सिस्टम शुरू हुआ, उसे सीएसटी कुछ कहते हैं, कुछ ऐसा ही कहते हैं। और मेंस में हमारे 2 सब्जेक्ट आपके अपने होते थे, इंग्लिश होती थी और एक लैंग्वेज का पेपर होता था। हुँ। तो प्रीलिम्स का पेपर मैंने अपने सब्जेक्ट के साथ दिया था, फिजिक्स के साथ प्रीलिम्स का पेपर दिया था और मुझे अभी भी याद है कि 120 क्वेश्चन थे। मुझे नहीं लगता था कि मेरे 120 में से एक भी क्वेश्चन कभी इतना अच्छा सब्जेक्ट था मेरा कि मेरा एक भी क्वेश्चन गलत हो। लेकिन हुँ। जो भाग्य में लिखा है, भाग्य को देखो आप कोई माने या ना माने, आपकी लाइफ में भाग्य का सबसे बड़ा खेल है। लेकिन उस टाइम हुआ क्या, यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर सिर्फ़ फिजिक्स का पेपर ही कहते हैं लीक हो गया था और पेपर वो दोबारा से हुआ। और जब पेपर दोबारा से हुआ तब मुझे टाइफाइड हो गया था। मैंने पेपर दोबारा से नहीं दे सका। वही मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब तो ऐसा होता है कि 4-4 बारी देने का चांसेस रख दिए हैं, शायद इन्हीं सर्कमस्टांसेस के बारे में सोच के। वो बहुत बड़ा फ़ायदा रहता है लोगों को। नहीं, चांसेज़ हमारे टाइम भी जो सीईटी का एग्ज़ाम होता था आईआईटी का एग्ज़ाम होता था, हुँ। यूपीएससी के एग्ज़ाम होते थे, तब भी चांसेस बहुत है। लेकिन ट्रेंड ऐसा नहीं था कि जैसे अब जो बच्चे हैं 4-4 बार, 5-5 बार इवन आईआईटी का पेपर, इवन नीट यूजी का पेपर, नीट पीजी का पेपर, लोग 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार देते रहते हैं, 4-4 साल ड्रॉप कर देते ड्रॉप हैं। करते रहते हैं। हमारे टाइम में ड्रॉपिंग का जो है जो सिस्टम था वो बहुत कम था, बहुत बच्चे कम ड्रॉप करते थे। अच्छा। एक ही बार में देखते थे कि हुआ तो ठीक है, नहीं तो कुछ और अच्छा। देखें, ऐसा। पेरेंट्स नहीं मानते थे या खुद ही बच्चों का थॉट बच्चों का प्रोसेस भी ऐसा था? इंटरेस्ट नहीं होता था, बच्चों का भी इंटरेस्ट नहीं होता था। इवन हमारे टाइम तो ये होता था कि अगर कोई बच्चा प्लस 2 में फेल हो गया है, हुँ। तो वो स्टडी ड्रॉप आउट हो जाता था, दोबारा प्लस 2 ही नहीं करता था। अच्छा। अब ये सिस्टम अलग है, कोई ख़ास बात नहीं है। बच्चे कहते हैं कौन-सा कुंभ का मेला है, फेल हो गए तो अगले साल फिर दे देंगे। कंपार्टमेंट आ जाती है। हाँ, तो फिर कर लेते हैं।
ये थोड़ी-सी चेंज आई है। अच्छा है वैसे ये, हुँ। अच्छा है। कई बार कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे हो जाते हैं कि बच्चा सक्सेस नहीं कर पाता, सक्सेसफुल नहीं होता, तो एक बार और मौका देकर फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की तैयारी भी करी, साथ-साथ होम ट्यूशन्स भी दी। होम ट्यूशन भी दी। तो होम ट्यूशन्स आपने इंटरेस्ट की वजह से देना स्टार्ट करी थी या कुछ अर्न करने के लिए? होम ट्यूशन जो है सिर्फ़ अर्न करने के लिए थे। अच्छा। होम ट्यूशन सिर्फ़ अर्न, क्योंकि टीचिंग में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, ज़ीरो इंटरेस्ट था मेरा टीचिंग में। लेकिन जैसे ही मैंने होम ट्यूशन्स की, जो बच्चे थे मेरे पास, इतना प्यार बच्चों से, पेरेंट्स से, इतना प्यार मिला, जो मेरी नीड थी हुँ। पैसों की वो तो पूरी हो ही रही थी। हाँ। और लेकिन उसके साथ-साथ मुझे जो प्यार और रिस्पेक्ट जो मिल रही थी, मुझे नहीं लगता था कि उस वक़्त मैं सोच रहा था कि किसी और प्रोफ़ेशन में ये सब चीज़ें मिल सकें। वो सैटिस्फैक्शन का लेवल आपका अलग ही होगा ना? येस। आप तो एक स्टोरी बता रहे थे ना अभी कि आपको टीचर ने बोला था चॉक से हाँ, लिखने के जैसा लिए। था ना जब ये आपने जो फ़ॉर्मली बात चल रही थी, हाँ। तो मैंने आपको बताया था कि मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मुझे अभी अपने टीचर का भी नाम याद है, डॉक्टर आई एम गोविल। हुँ। तो डॉक्टर आई एम गोविल ने क्लास में आते ही कहा कि शिवचंद, ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर आकर सारे लॉजिक गिट्स बनाइए। तो आप तो मुझे पता चला कि आप साइंस स्टूडेंट हैं, आपको तो पता ही होगा, और गेट, एंड गेट। हमें तो हालाँ 11th में सिखा देते हैं। हाँ, तो हमारे टाइम वो टॉपिक जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में था। हुँ। हालाँकि वो मुझे सब चीज़ें बड़े टिप्स पर थी, तो मैंने बड़े ब्लंटली टीचर को कहा, मैंने टीचर नहीं बनना, मैंने चॉक नहीं पढ़ना, बोर्ड के ऊपर आके नहीं लिखूँगा, वैसे मैं सब कुछ बता दूँगा। हुँ। तो मुझे इतना टीचिंग से तो और फिर उसके बाद ही आपने होम ट्यूशन्स देना स्टार्ट करी थी? होम ट्यूशन मजबूरी थी, वो मेरी मजबूरी थी, वो मेरा कोई शौक नहीं था। वो तो मैं, किसी ने जब देखा कि फाइनेंशियल्स कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो चलो 2-4 बच्चों को पढ़ाकर अपना गुज़ारा करते हैं। अपने गुज़ारे के लिए वो मैंने होम ट्यूशन शुरू की। और यूपीएससी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था? यूपीएससी में इंटरेस्ट था, यूपीएससी में फिर इंटरेस्ट था, तभी मुझे मैंने लगा आपने इंटरेस्ट था। अपने पादों को बोलने के लिए बस। उनको बोला, इंटरेस्ट भी था, अच्छा था, अच्छा। अच्छा था। फिर उसकी क्योंकि प्रिपरेशन की थी क्योंकि अच्छे से? यूपीएससी में इंटरेस्ट इसका था, कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो हुँ। यूपीएससी में इंटरेस्ट अपने आप ही हाँ। बन जाता है। फिर एमएससी करी आपने फिज़िक्स में, स्पेशलाइज़ की थी? हाँ, स्पेशलाइज़ेशन मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स में थी। अच्छा। उसके बाद? उसके बाद जब मुझे टीचिंग में इतना इंटरेस्ट मिला, साथ ही साथ मैंने फिर पीएचडी भी जॉइन की, फिर सोचा कि एकेडमिक्स की तरफ जाए, हुँ। तो मैंने एज़ ए पीएचडी जॉइन की साइक्लोट्रॉन में। हुँ। हमारे डिपार्टमेंट में एक एक्सेलेरेटर है, आपने भी देखा होगा, आप यूआईटी के स्टूडेंट हो, हाँ। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के सामने आपने देखा होगा एक साइक्लोट्रॉन है। ये एक एक्सेलेरेटर है, व्हिच यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल को, जिससे हम जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक्सेलेरेटर है, तो मैंने वहाँ पे रिसर्च करना शुरू किया। ठीक है। बहुत अच्छा, मुझे एक प्रोजेक्ट था, मेरे डॉक्टर थे, कैलिफ़ोर्निया से आए थे, डॉक्टर एस.एस. दत्ता, हुँ। तो उनके साथ फिर मैं अपने भाग्य की बात आपको बता रहा हूँ कि मैंने पीएचडी जॉइन की, रिसर्च जॉइन की, बहुत अच्छा मुझे प्रोजेक्ट मिला, और मेरे जो गाइड थे, और उन्होंने कहा भी था कि 1 साल आपने काम करके उसके बाद जहाँ से ये मशीन आई है, ये मशीन हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफ़ोर्निया से पंजाब यूनिवर्सिटी में आई है। अच्छा। ये जो साइक्लोट्रॉन लगा हुआ है, हुँ। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफ़ोर्निया से आया हुआ है। अच्छा। बहुत बड़ा एक्सेलेरेटर है ये भी, हालाँकि काम थोड़ा-सा कम करता है। तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप 1 साल इसके ऊपर काम करिए, हुँ। उसके बाद एज़ ए फेलो मैं आपको कैलिफ़ोर्निया ही भेज दूँगा, वहीं पे जाके आपने बाकी का काम कंप्लीट करना है। अच्छा। और और यूपीएससी मेरे ख़्याल मुझे नहीं लगता कि 1 महीना ही हुआ था या 2 महीने हुए थे, उन्होंने ये बात मुझे कही थी। 2 महीने के बाद ये यंग गाइड, उनके 2 महीने के बाद उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा। दैट वाज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट। हुँ। तो वो जो मेरा प्रोजेक्ट भी था, वो भी बीच में रह गया, मेरी पीएचडी भी बीच में रह गई। देन आई जॉइन्ड एज़ ए लेक्चरर, अडोक लेक्चरर इन गवर्नमेंट कॉलेज मोहाली। अच्छा। और पैरेलली मैंने, मेरे पास जो मैं होम ट्यूशन्स करता था, जो मैं 9th और 10th के बच्चे पढ़ाता था, मोस्टली मेरे पास बच्चे सेंट जॉन्स और वाईपीएस, उस समय शहर के 2 ही स्कूल टॉप पे थे। अच्छा।
सेंट जॉन्स हुँ, और वाईपीएस। अब वाईपीएस स्कूल जो है मोहाली वाला इतना नहीं है। उस टाइम वाईपीएस स्कूल का जो बच्चा है ना, वो हुँ। सेंट जॉन से भी अच्छा बच्चा माना जाता है। अच्छा। तो मुझे भी अब वैसे विश्वास नहीं होता कि सारा वाईपीएस का बच्चा और सारा सेंट जॉन्स का बच्चा मेरे पास, मेरे हॉस्टल में मेरे लिए ब्रेकफ़ास्ट भी लेकर आते थे और मेरे पास पढ़ के भी जाते थे। वाह! काफ़ी पॉपुलर हो गए थे अपने कॉलेज टाइम से ही। पूरा का और ये पोज़ीशन आ गई थी, फिर मुझे ये क्या करना पड़ा कि वहाँ पे हमारे टाइम बड़ा माहौल अच्छा था। ऐसे हॉस्टल्स में बच्चे आ रहे हैं, उनको हम अपने रूम में पढ़ा रहे हैं, तो कोई इतनी लंबी-चौड़ी अवधि सर मैंने देखा इतने बच्चे आ रहे हैं, किसी पेरेंट ने ही आके बोला मुझे कि आपको बाहर को कमरा ले देते हैं, वहाँ पे पढ़ाया करो, यहाँ बच्चे बैठ नहीं आप सकते। हॉस्टल में रहते थे तब? हाँ, आई वाज़ इन हॉस्टल, अच्छा। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 3। तो आपका फैमिली कहाँ पे रहती थी? चंडीगढ़ में नो, या फिर मैंने बताया कि आई एम फ्रॉम अबोहर। अच्छा, हुँ। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कमरा लिया कहीं बाहर पढ़ाने के लिए? हाँ, फिर मैंने बाहर कमरा लिया और साथ में मैंने एज़ ए एडहॉक लेक्चरर गवर्नमेंट कॉलेज मोहाली में जॉइन किया। हुँ, तो वहाँ पे भी बड़ा विदिन ए ईयर यहाँ पे शहर में ये हो गया कि कोई फिज़िक्स टीचर यहाँ पे शहर में आया है। इवन कि जब भी मैं जैसे गवर्नमेंट कॉलेज मोहाली में भी जैसे जॉइन किया, वहाँ पे भी सब लोगों को पता चला, तो मुझे कहने भी लगे वहाँ का स्टाफ कि आप यहाँ पे क्या तब 2000 रुपए मिलते थे। एक अच्छा। एडहॉक लेक्चरर को सिर्फ़ 2000। आप 2000 रुपए के लिए 4 घंटे यहाँ पे क्यों अपना खराब करते हो? हुँ, तो वो भी मुझे बार-बार टोकते थे, तो साल, डेढ़ साल, 2 साल मैंने वैसे ही यस सर किया, तो वो भी छोड़कर मैंने देन आई हैव स्टार्टेड माय फुल फ्लेज कोचिंग इन द सेम प्लेस, हाउस नंबर 58 इन द नेम ऑफ एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर। अच्छा। तो पहला शहर में जो कोचिंग सेंटर होगा कि उस समय एक और था बीआरसी, हुँ, अ, बिंद्रा रिसर्च सेंटर। वो खुद उनका कोई सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन वो अच्छी साइंस की कोचिंग देते थे और डॉक्टर वाईपी गुप्ता होता था, सिटी कॉलेज होता था और शहर के 2 ही कोचिंग सेंटर थे, लेकिन दोनों कोचिंग सेंटर को पीछे छोड़ के हमारा जो कोचिंग सेंटर था, एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर, बहुत ही विदिन 2 और 3 इयर्स में शहर के टॉप के ऊपर कोचिंग सेंटर। मैंने अपने फिज़िक्स के साथ-साथ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हुँ, बायोलॉजी के भी सब्जेक्ट के लिए टीचर्स हायर करके अच्छा। कोचिंग शुरू। तो आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते थे आपको तब? उन्होंने ही कोचिंग सेंटर खुलवाने में हेल्प करी थी? नहीं, वो इस चीज़ के भी अगेंस्ट है। हाँ। वो इस चीज़ के भी अगेंस्ट है, कहते हैं ये कोई ट्यूशन पढ़ाना जो है बहुत ही उस समय आज के दिन अभी जो है ट्यूशन्स का जो है हम कोई कहते हैं कोई प्रोफ़ेशन, अगर आप भी इंजीनियरिंग के बच्चे भी इवन आईआईटी के बच्चे आपका अभी मैंने देखा है थापड़ से बच्चे, पैक के बच्चे, हुँ, आईआईटी के बच्चे कोचिंग दे रहे हैं। जितनी भी अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट हैं आपके पास, वहाँ पे थापड़ के, आईआईटी के और पैक के बच्चे आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे। हुँ। लेकिन हमारे उस टाइम में ट्यूशन्स को सबसे लो प्रोफ़ेशन माना जाता था। टीचिंग और ट्यूशन। टीचिंग भी लो प्रोफ़ेशन माना जाता है, ट्यूशन को तो सबसे ही मतलब कि आप कह लो कि सबसे नीचे वाला जो प्रोफ़ेशन है, वो ट्यूशन माना जाता अब भी मानते हैं इनफैक्ट ऐसा कि गर्ल्स के रिस्पेक्ट में तो कहते ही हैं कि बाद में शादी के बाद जॉब छोड़ के ट्यूशन्स ही पढ़ा लो। कि उन्हें लगता ही है कि ये सबसे सेफ प्रोफेशन है। है। अब तो अच्छा माना जाता है, हमारे टाइम में अच्छा नहीं माना जाता। क्या प्रोफ़ेशन, क्या ट्यूशन पढ़ाते हो? मास्टर हो, ट्यूशन पढ़ाते हो? नहीं, समाज में इतनी वो उसकी हाँ। अहमियत नहीं। आज के दिन अगर जब से मैंने किया, जब हमने कहा कि हम ट्यूशन है ना बहुत अच्छे-अच्छे आईएएस ऑफ़िसर्स, आईपीएस ऑफ़िसर्स के बच्चे आ रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। कभी किसी को सर्कल में किसी को काम होता था, वो कहते हैं जी चलो शिवचरण के पास जाओ, उसके पास कोई ना कोई बच्चा आ रहा होगा, किसी आईएएस, आईपीएस का बच्चा आ रहा है, उसके पास बोलेंगे, हैं? हम भी बोल देते थे और हमारे हमारे बोलने के बाद काम उसके ऐसे होते थे कि जैसे कोई बंदा कोई सोच भी नहीं सकता। तो ऐसा जब प्यार मिलता था, एक वो पॉलिटिक्स वाला तो था ही दिमाग में, एक पॉलिटिकल आदमी होता है, उसको भी ये होता है कि समाज की जितनी सेवा कर दो, समाज के लोग हैं, उनकी कोई समस्या का समाधान हो जाए, तो उससे बड़ी एक इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है। तो जब वो ऐसी समस्याओं का हम समाधान कर रहे थे, हुँ। तो बड़ा प्रोफेशन भी अच्छा लग रहा था, पैसे भी आ रहे थे, प्यार भी मिल रहा था, अच्छा लगा।
बेसिकली वो प्यार ही है जो एक ऐसे बच्चे को जिसको चॉक पकड़ना भी नहीं पसंद थी, कोचिंग सेंटर खुलवा या दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल वो प्यार है। बट आपका मन पॉलिटिक्स में था, आपने पीएचडी के टाइम पे करा फिर कुछ पॉलिटिक्स में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया। तब मैंने थोड़ा-सा मेरे एक यहाँ पे नया परिचय हुआ था, वनीत जोशी, जो हुँ, कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं बीजेपी के। तो उनसे यूनिवर्सिटी में मुलाकात हुई थी। वो एबीवीपी के एक हमारे आरएसएस का विद्यार्थियों का संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो उन्होंने मुझे एबीवीपी जॉइन करवाया हुँ। और तब थोड़ा-थोड़ा मैंने एबीवीपी में काम करना शुरू किया जी, यहाँ पे चंडीगढ़ में। फिर कोचिंग सेंटर आपने स्टार्ट किया और आपने कितने साल पढ़ाया वहाँ पे? कोचिंग सेंटर मैंने 91 में शुरू किया और हुँ, फुल फ्लैश तक ये 2005 तक ये फुल फ्लैश तक चला, अच्छा। पूरी तरह से, हुँ, जिसमें कोई किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं था और कुछ भी नहीं था आगे पीछे कि हमने एक कोचिंग ही बच्चों को पढ़ाना, हुँ, कोचिंग देना, अपने प्रोफ़ेशन में जो भी जितना भी ज़ोर है, सारा का सारा ज़ोर हमने 2005 तक हमने अपने प्रोफ़ेशन में लगाया। उसके बाद जो टर्न आया, पॉलिटिक्स में जो टर्न आया, 2006 में हमारा जहाँ पे जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं, हुँ, ये वार्ड नंबर 2 है। ठीक है। ये वार्ड नंबर 2 की जो सीट है, यहाँ पे काउंसलर की जो सीट है, मेरे ख़्याल से उस समय चंडीगढ़ के काउंसलर का ये 2nd या 3rd इलेक्शन होगा। दिस सीट वाज़ रिज़र्व फॉर लेडीज़। लेडीज़ के लिए ये सीट रिज़र्व थी। ठीक है। तो बैठे-बैठे दिमाग में वैसे ही बैठे हुए थे आइडिया कि क्यों ना इस सीट के ऊपर मैं अपनी श्रीमती को यहाँ से इलेक्शन लड़वा दूँ। हालाँकि मेरी श्रीमती भी मेरे साथ कोचिंग सेंटर में उनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, हुँ, वो मैथमेटिक्स पढ़ाती थी। ठीक है। लेकिन दिमाग में वैसे ही आया कि क्यों ना इसको यहाँ से इलेक्शन लड़वा दिया जाए। हुँ, क्योंकि राजनीति वाला जो बेसिक मैंने आपको कहा ना जो बेसिक टैलेंट होता है वो दिमाग में कहीं न कहीं आप करो या ना करो, लेकिन वो दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है। वो कहीं से भी कुछ क्लिक का अगर आप सोच लो ना कि कहीं पे आपको मौका मिले, तो आप हाँ। इमीडिएटली उसको एक्सपोज़ करो, हुँ, क्योंकि वो दिमाग से निकलती नहीं है। वो आपका एक बेसिक चीज़ है, चाहे कुछ भी करते रहें आप, लेकिन वो दिमाग में रहती है। तो पॉलिटिक्स वाली बात दिमाग में थी, थोड़ा-सा एक मौका मिला, जोर लगाया और मैडम को इलेक्शन लड़ाया, नो डाउट कि मैडम सक्सेसफुल नहीं हुए। और जब मैंने ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ा, तो सारे शहर में एक ऐसा हुआ कि बीजेपी में उस समय बीजेपी बहुत अच्छी मतलब की सिचुएशन पे पोज़ीशन पे नहीं थी। इस वार्ड में भी ख़ास तौर पे बहुत अच्छी पोज़ीशन पर नहीं थी। लेकिन जो मुझे यहाँ पे उसका रिज़ल्ट मिला, एक सारे शहर में एक हवा सी बन गई थी कि वार्ड नंबर 2 से जिस भी लेडी ने इलेक्शन लड़ा है, उसके पीछे जिसका हाथ है, वो एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर है। तो अच्छा। बड़ा अच्छा सक्सेस मिला उसमें। पार्टी ने भी उस समय बीजेपी ने मुझे बहुत अच्छा मान-सम्मान, प्यार दिया। हुँ, इमीडिएटली मुझे बीजेपी का यहाँ का अध्यक्ष बनाया। अच्छा, उसके बाद आगे-आगे चलते गए, बहुत अच्छा मुझे स्टेट तक लेके गए। इस वक़्त मैं चंडीगढ़ बीजेपी स्टेट का कन्वीनर भी हूँ। ठीक है। तो धीरे-धीरे करके हम पॉलिटिक्स में पूरी तरह से मैं पॉलिटिक्स में एंटर कर चुका था। अच्छा, 2 ही साल में मैं पॉलिटिक्स में पूरा एंटर कर चुका था। 2007 तक समझ गए। और कोचिंग लेकिन सेंटर? कोचिंग चल रही थी, ठीक चल रही थी, लेकिन कोचिंग और पॉलिटिक्स का कोई आपस में मेल नहीं था। हुँ, नुकसान हो रहा था, वहाँ पे नुकसान हो रहा था कोचिंग में। लेकिन आपको बतलाया कि दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता था। उस समय एक और ज़िंदगी में बहुत बड़ा टर्न आया, हुँ, जो सबसे बड़ा लाइफ़ में हुँ, टर्निंग पॉइंट था। वो ये था कि कोचिंग में इतना सक्सेस मिला था हर एंगल से, फाइनेंशियली भी और मार्केट वैल्यू भी। एक एक हर व्यक्ति की अपनी मार्केट वैल्यू भी होती है। इतनी मार्केट वैल्यू थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई कि हुँ, शहर के टॉप 3 और 4 कोचिंग सेंटर्स के ऊपर रेड की जाए, अच्छा, उनका सर्वे किया जाए। हुँ, तो ये इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन आती रहती हैं कि जो शहर के टॉप 3-4 कोचिंग सेंटर्स हैं, उनके ऊपर सर्वे किया जाए। वो कई एंगल से सर्वे करते हैं कि किस तरह की टैक्स की कितनी चोरी कर रहे हैं।
और उनके पास फाइनेंशियल्स क्या हैं उनकी, इस बिज़नेस से वो क्या निकाल रहे हैं। हुँ। तो ऐसे सर्वे करने के लिए वो सर्वे करते हैं। तो 2005 में मतलब कि 2005 कह लीजिए या 2006 कह लीजिए, सॉरी नो नॉट 2006 नॉट के बाद हुआ? 2003 नो नो इन 2003 अच्छा। 2003 हुँ। तो 2003 में इस शहर में 3 कोचिंग सेंटर काम पे थे। एक चितकारा इंस्टीट्यूट है, जिसके हुँ। आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं, बहुत बड़ी फर्म है। अच्छा, ये पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट हाँ, थे? बिल्कुल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, अच्छा, चितकारा इंस्टीट्यूट। ठीक है। पहले ये मैथमेटिक्स के ट्यूटर थे, हुँ। उसके बाद इन्होंने कोचिंग सेंटर खोला, उसके बाद एक बार इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, जहाँ पे ये फेल हुए। फिर अच्छा। दोबारा से फेल होने के बाद फिर दोबारा से इन्होंने एक अपना इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। चित जो आपने सुना होगा बद्दल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो भी इन्हीं का था। अच्छा। वो भी इन्हीं का था, लेकिन वहाँ पे फेल हुए, वहाँ पे वो प्रोजेक्ट उन्होंने किसी और को दिया, फिर हुँ। उन्होंने अपने आप इंडिपेंडेंट एक चितकारा इंस्टीट्यूट खोला। ठीक है। तो उस समय देख लीजिए ऊपर से जो आए शहर में 4 कोचिंग सेंटर्स के नाम थे। हुँ। एक चितकारा इंस्टीट्यूट, एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर जो हमारा था, और एक 36 में इंस्टीट्यूट था एके विद्या मंदिर, अच्छा। एके विद्या मंदिर। हुँ। इन 3 इंस्टीट्यूट के ऊपर एक और था, मुझे नाम उसका ध्यान में नहीं आ रहा है। 4 इंस्टीट्यूट के ऊपर सर्वे हुआ था। ठीक है। मेरे उस समय 2 इंस्टीट्यूट थे, एक सेक्टर 15 में और सेक्टर 36 में। अच्छा। तो दोनों इंस्टीट्यूट के ऊपर हमारे रेड हुई थी। हुँ। उसे रेड कह लीजिए, सर्वे कह लीजिए। हुँ। तो कहने का मेरा भाव उस रेड से ये है कि हमें इतना सक्सेस मिला हुआ था कि हम शहर में डिपार्टमेंट की तरफ से सबके आइज़ में थे कि ये इस वक़्त जो लोग हैं शहर में टॉप में हैं। तो उन्हीं चीज़ों के कारण हमें इतना सक्सेस मिला हुआ था, सब कुछ था। मार्केट वैल्यू होती है एक मार्केट में, कि आप किसी बैंक में चले जाओ या किसी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, तो आपको किसी भी तरह की ज़रूरत है, आप कोई प्रोजेक्ट लेकर जाते हो, हुँ। तो आपको वो प्रोजेक्ट जो है उस प्रोजेक्ट को वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो 2007 में आपको अगर ख़्याल हो कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का बहुत ही एक ट्रेंड चला हुआ था। हाँ। बहुत, अगर आपको अगर ध्यान में हो या आपने कहीं पे पढ़ा हो। तो उस समय सबसे पहले पंजाब में बद्दल आया था। हुँ। बद्दल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज आया था, जो कि चित्कारा साहब ने ही खोला था, लेकिन वो फेल हो गया था, उनमें कुछ आपस में डिस्प्यूट हो गया था। 2-3 इंजीनियरिंग कॉलेज और आए थे। तभी मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आया, क्यों ना हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी सेटअप कर लें। अच्छा। तब मैंने एक और मुझे ख़्याल है कि जब हमारी ये आपके पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की जो लड़की थी एरोनॉटिकल की, कल्पना चावला, हाँ। जब उसका लास्ट मोमेंट वो नीचे आ रही थी हुँ। और मैं बिल्कुल टीवी के सामने बैठा हुआ था। हुँ। ये बात है 2004 की, आपको याद है कि कल्पना चावला का कब हुआ था? 2004 या जो 2003 में, हैं? 3 में, 2003 में। तो जैसे वो नीचे से आई, उसका स्पेस जो है ना, पता चला कि ये ब्लास्ट हो गया, अच्छा। दुनिया से गई। तो दिमाग में एक आइडिया आया कि इसके नाम के ऊपर कुछ ना कुछ करना अच्छा। चाहिए। आया उस समय आइडिया आया, हुँ। लेकिन बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचा नहीं। नो डाउट कि मैंने 2-3 साल लगातार उसके एनिवर्सरी के ऊपर मैंने प्रोग्राम किए यूनिवर्सिटी में, अच्छा। लेक्चर्स किए, सेमिनार करवाए, अच्छे-अच्छे प्रोग्राम किए। तो उस समय 2007 में जब इंजीनियरिंग कॉलेज का जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का वो कांसेप्ट चल रहा था, हुँ। तो मेरे दिमाग में आया, क्यों ना इसके नाम के ऊपर एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए। कल्पना चावला की। कला तो मैंने एक कल्पना चावला ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से एक ट्रस्ट बनाया, हुँ। और ट्रस्ट बना के इसके अंदर कल्पना चावला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कल्पना चावला इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, हुँ। कल्पना चावला इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, ऐसे मैंने 5 कॉलेजेस खोले। हालाँकि इसमें ऑब्जेक्शन आई कि आपका कल्पना चावला से क्या संबंध है? आप क्या करनाल से बिलॉन्ग करते हो? हुँ। उसके फादर का भी फ़ोन आया मुझे, तो उसके फादर को मैंने कन्विंस कराया, मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई सोच नहीं है। दे वर एग्रीड, कहते हैं ठीक है आप नाम यूज़ करिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हुँ। जब मैं बैंक वालों के पास गया तो बैंक वालों ने भी थोड़ा-सा ऑब्जेक्शन लिया। हुँ। इवन
तब हमारी जो इंजीनियरिंग कॉलेज की जो परमिशंस थी वो एआईसीटीई से होती थी। उन्होंने भी थोड़ा-सा ऑब्जेक्शन करवाया, लेकिन उनको सबको मैंने कन्विंस कराया, तो हमारा नाम भी जो है हमारा रजिस्टर्ड हुआ कि कल्पना चावला इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से। तो वो मैंने पहला कॉलेज कहाँ पर खुला था? ये पाँचों कॉलेजेस मैंने बਨੂड़ में खोले थे। जहाँ पे आजकल चित्कारा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उसके बिल्कुल बैक के ऊपर ये 18 एकड़ की लैंड में ये मैंने 5 कॉलेजेस खोले थे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और विदिन 6 मंथ हमने 1 लाख स्क्वायर फुट की बिल्डिंग बनाकर और एआईसीटीई से हमने 3 कॉलेजेस की परमिशन एक ही इंस्टेंट के ऊपर उस समय हिस्ट्री थी कि कभी भी एआईसीटीई किसी भी ट्रस्ट या सोसाइटी को सारे के सारे कॉलेजेस की इकट्ठी एलओआई नहीं देती थी। पर आपको देनी थी। हमें दी थी और उस समय इस एरिया में या तो चित्कारा सर थे या मैं था, बाकी जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज वाले थे वो सभी बिजनेसमैन थे। एक एजुकेशनिस्ट उसमें मैं इस लाइन में सिर्फ हम 2 ही लोग थे। अच्छा। और साथ-साथ पॉलिटिक्स चलती रही हाँ, कुछ उस टाइम? समय जो है पॉलिटिक्स में भी मेरा बड़ा अच्छा हुँ। क्योंकि वो एक प्रोफ़ेशन ऐसा था, ट्रस्ट और पॉलिटिक्स हुँ। कि जिसमें दोनों जगह आप समाज की सेवा कर सकते हो। दोनों इंटरकनेक्टेड थे। तो बहुत अच्छा उसमें मैंने वहाँ से मुझे सक्सेस मिला। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वहाँ पे आया क्योंकि लाइफ में पता नहीं था कि अपने लोग भी कुछ हुँ। अपने क्या ये सब भाग्य का खेल होता है। जो हमारा ट्रस्ट बना था, ट्रस्ट में कुछ मेरी फैमिली के साथ-साथ कुछ बाहर एक और फैमिली के भी लोग थे। वहाँ से थोड़ा-सा कुछ गड़बड़ हुई। अच्छा, तो जिसके कारण वो सारा सेटअप जो है खराब हुआ हमारा। अच्छा। तो फिर अब वो पाँचों कॉलेजेस बंद हो चुके हैं? पाँचों कॉलेजेस जो हैं उसके ऊपर बंद नहीं हुए, चल रहे हैं। वो हुँ। किसी यहाँ पे एक ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उस नाम से वो चल रहे हैं। अच्छा, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं एज़ अ हमारा हुआ, अब वो मैनेजमेंट चेंज हो चुकी है अच्छा, सारी। आप नहीं हो उसमें अब इन्वॉल्व, ठीक है। तो फिर आपने कोचिंग कब बंद करी प्रॉपर? प्रॉपर कोचिंग जो है बंद वैसे मेरी कोचिंग कभी भी नहीं हुई है। अच्छा। कभी मैंने कोचिंग बंद नहीं की है। ड्यूरिंग दैट टाइम जब हमारे पास हमने इंस्टीट्यूट सेटअप किया तो उस समय उसमें इतनी इन्वॉल्वमेंट थी कि खुद मैं फिजिक्स जो है नहीं पढ़ा सका था। अच्छा, इंस्टीट्यूट चलता रहा। कौन-सी ईयर एक का था ये? इट इज़ ए मैटर ऑफ 2008 अच्छा। 2008 की बात है। हुँ। लेकिन एक दिमाग में आइडिया था कि हुँ। बच्चों के लिए जो बच्चे हैं हुँ। पहले स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर उसके बाद कोचिंग लेते हैं, फिर अपनी प्रोफ़ेशनल कॉलेज की सर्च करते हैं, ढूँढते ही रहते हैं। हुँ। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने का भी ड्रीम था कि जहाँ पे जो बच्चा अगर उसके बच्चे के दिमाग में 8th क्लास में आ गया मैंने इंजीनियर बनना है या मैंने डॉक्टर बनना है या मैंने सीए बनना है हुँ। या मैंने एडवोकेट बनना है या मैंने सिंगर बनना है हुँ। या मैंने कुछ भी करना है, क्यों ना उसको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया दिया जाए कि 9th क्लास में एंटर कर जाए और 9th क्लास में एंटर करने के बाद उसको वो प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाए कि वो जो ज़िंदगी में बनना चाहता है, वो वहाँ से वो बनकर ही निकले। इस टारगेट को लेके हमने ये इंस्टीट्यूट शुरू किया, अच्छा। ताकि वो उसको भटकना ना पड़े। और तभी वो स्कीम भी आ गई थी हमारे पास, एआईसीटीई ने स्कीम दे दी थी कि आपके पास जो आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेज़ हैं, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेज़ में आप +1 +2 का स्कूल भी खोल सकते हैं। हुँ। 8th 9th 10th 11th 12th का स्कूल भी खोल सकते हैं। तो उसी टारगेट को लेकर ताकि हम 9th में बच्चा लें, 9th में बच्चा लेकर उसके बाद वो जो भी करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, मैनेजमेंट में जाना चाहता है, टीचिंग में जाना चाहता है या आपके पास मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, हुँ। ठीक है? हमने +2 के बाद हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, तो हम किसी न किसी जगह कोई भी जो मेडिकल कॉलेज है, उसको सीधा डायरेक्ट हम वहाँ पे उसकी एडमिशन करवा दें। अच्छा। ये टारगेट लेके हमने वो इंस्टीट्यूट शुरू किया। अच्छा, बट वो टारगेट अचीव नहीं हो नहीं, पाया? वो टारगेट है। अच्छा, आपका कोचिंग सेंटर अब भी चल रहा है? अभी अभी वैसे मैंने कोविड के बाद जो है, कोविड में एक बहुत अच्छा सिस्टम शुरू किया था। कोविड में हमने देखा कि हमारे जो +1 +2 के बच्चे हैं, हुँ। बहुत ही सफ़र कर रहे थे। हुँ। तो कोविड में मैंने हमारे एक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए भी एक काम किया। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए कि हम चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में काफ़ी
पैसा आए, हुँ, तो उसके लिए मैंने एक आइडिया सोचा कि क्यों ना वीडियोज़ बनाकर लोगों के पास भेजी जाए हुँ, और साथ में ये मैसेज दिया जाए कि आप इन वीडियोज़ को देखकर आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको जो भी एक फ़ीस लगती है कि एक ट्यूटर की फ़ीस देनी चाहिए, वो ट्यूटर की फ़ीस देने के बजाय वो उतने पैसे आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डाल दीजिए। अच्छा, तो उसके थ्रू मैंने +1, +2 और जो हमारे पास नीट एग्ज़ामिनेशंस हैं, उनकी वीडियोज़ बनाकर मार्केट में फ्लोट की और उन वीडियोज़ से जो पैसा आया, उन बच्चों से ही क्या है, उस प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में मैंने उस पैसे को जमा करवाया। अच्छा। बहुत पैसा मुझे जो बच्चों से रिपोर्ट आती थी, कुछ बताते भी थे कि हमने इतना पैसा डाल दिया, इतना पैसा डाल दिया। 7-8 लाख रुपए तक हमने बच लोगों से इकट्ठे करके प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डलवाए। सर आपकी लाइफ में इतने सारे टर्निंग पॉइंट्स आए थे। कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी भी आपको लगती है जो आपको रिग्रेट होता है कि ये छोड़ दी? देखिए वैसे तो ये नेचुरल होता है रिग्रेट होना। हुँ, कोई भी चीज़ है, कुछ भी होता है, टर्निंग पॉइंट आता है, बंदे को रिग्रेट होता है और बंदा ये कहता है इसको छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन अब मैंने जो रियलाइज़ किया है कि आपको रिग्रेट की बजाय जब भी कोई टर्निंग पॉइंट आता है, हुँ, उससे सीखना चाहिए। वो टर्निंग ही पॉइंट ही आपको सिखा के जाता है। जब आपका टर्निंग पॉइंट होता है, उसी से आपको सीखने को चीज़ें मिलेगी। हुँ, अगर टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा ना, तो आपको आगे जाकर एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है वो, नुकसान हो सकता है, लेकिन टर्निंग पॉइंट आने के बाद आपको लाइफ़ में आने वाले नुकसान जो है आपके लिए बहुत कम हो जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ क्लास में भी मैं बच्चों को कहता हूँ कि जब जो बच्चा फेल होता है, मैं कहता हूँ अगर किसी ने सीखना है, वो किसी अच्छे बच्चे के पास जाकर मत कुछ सीखे पूछे, उसके एक्सपीरियंस मत पूछे। जो बच्चा फेल हुआ है, उससे पूछे कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? हाँ, वो ज़्यादा आपको अच्छा सिखाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं क्यों फेल हुआ, हुँ, क्या-क्या नहीं करना चाहिए? क्या-क्या नहीं करना चाहिए। हुँ, क्योंकि जो करना चाहिए, वो सबको पता होता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा वो कर सके। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि मुझे ज़िंदगी में ये नहीं करना चाहिए, इससे मेरे किसी तरह की गड़बड़ नहीं होगी। अगर ये चीज़ पता चल जाती है तो लाइफ़ बहुत ही सिंपल हो जाती है। आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते आपके स्टार्टिंग से ही कहीं माइंड में था क्या कि आप पॉलिटिक्स में आने वाले हो? हो। ऐसा कुछ नहीं था बट लाइफ ले गई वहाँ पर। और ले भी नहीं गई, कोई ऐसा पॉलिटिक्स में मुझे कोई ऐसा सक्सेस भी नहीं मिला। हुँ, कोई ऐसा कोई कह लो कि मैं कोई मुझे बहुत अच्छी कोई बीजेपी की कोई बहुत अच्छा ओहदा मिल गया या कोई बहुत अच्छी सर्विस करने के लिए मुझे कोई मौका मिल गया, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। पर जितने भी आप इन्वॉल्व थे उसमें आपकी फैमिली ने तो सपोर्ट नहीं किया होगा आपको, जब आप 2005 के आस-पास पॉलिटिक्स में एंटर हुए थे, जब इलेक्शंस लड़े थे? नहीं, तब तो मेरी फैमिली भी पूरी मेरी सपोर्टिव थी क्योंकि वो समय एक ऐसा था कि आई वाज़ फुली सेटल्ड, हुँ, आई वाज़ इंडिपेंडेंट पर्सन। मुझे किसी तरह की मेरे पास कोई कमी नहीं थी। अच्छा, मेरे पास किसी तरह की भी हर तरह से परमात्मा आई वाज़ फुली ब्लेस्ड। तब मुझे कोई इंटरफेयर कर ही नहीं सकता था। जो भी मैं करना चाहता था, हुँ, तो मुझे कोई भी उसके लिए रोकता नहीं था कि आप ये मत करिए, ये ना जैसे मैंने कॉलेज भी इंस्टीट्यूट भी सेटअप किया, वहाँ पे भी किसी ने मुझे नहीं रोका कि क्यों भाई, क्या ज़रूरत है? क्योंकि जब बंदा एक फुली ब्लेस्ड होता है, तो उस समय इंटरफेयर करने वाले लोग बहुत कम हो जाते हैं। जो और सामने वाला ये सोचता है कि ये जो भी करेगा, वो ठीक ही करेगा। वही होता है एक बारी पेरेंट्स को जब हम रिजल्ट्स दिखा देते हैं तो यस, उन्हें ट्रस्ट हो जाता है कि ठीक है, ये कर लेंगे, उसके बाद क्योंकि तो वो एक ऐसा समय था कि लाइफ में जो भी आपको चीज़ चाहिए, हुँ। जो भी चीज़ चाहिए आपके पास, वो सब चीज़ें मैंने अटेन कर ली। आपका पैशन एक्चुअल में क्या था? थोड़ा-सा मतलब पॉलिटिक्स और टीचिंग। टीचिंग में आपका इंटरेस्ट था क्योंकि इसमें आपको प्यार मिलता था, सैटिस्फैक्शन मिलती थी और पॉलिटिक्स में भी आपका इंटरेस्ट था, पैशन क्या था? ये मुझे आज तक भी नहीं समझ में आया। मुझे जितना लग रहा अब तक, आपसे बात करके लग रहा है कि पॉलिटिक्स आपके दिमाग में बैठी हुई थी। टीचिंग तक तो नहीं ठीक है। आप है, जी, हाँ। है। बैठी हुई थी, तो वो आपका शायद पैशन था। आपको क्या लगता है कि आजकल की देखिए जो तनु जी, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी जो टैलेंट होता है ना, हुँ, अ,
किसी भी इंसान का जो टैलेंट है, बहुत कम व्यक्तियों को पता चलता है कि ये मेरा टैलेंट है। हुँ, वो टैलेंट जो है एक्चुअली समाज के जो सराउंडिंग में उसके जो शुभ चिंतक होते हैं, उनको पता होता है कि ये इसका टैलेंट है। हुँ, तो जब कोई भी व्यक्ति अपने उस टैलेंट के ऊपर पूरे जोर के साथ काम करता है, तो वो व्यक्ति सक्सेसफुल हो बड़े आराम से कामयाब हो जाता है। मेरे लाइफ में फेलियर का ही ये सबसे बड़ा कारण है कि मुझे अपने टैलेंट का मुझे खुद को कभी नहीं पता चला। पता नहीं चला, अब नहीं, तो पता पता है नहीं ना? चला। अब तो पता था ना, अभी भी नहीं पता मुझे। टैलेंट क्या है, अब भी नहीं हाँ, पता। अभी भी नहीं पता। बट आप इतने पॉपुलर फिज़िक्स टीचर हो, आपको पता है कि वो आपका टैलेंट है टीचिंग। जब अभी भी मैं क्लास में अभी मैंने आपको एक आध कन्नू जी मैं बताना चाहूँगा कि कोई 4 महीने पहले कोई 2-3 3 एक साल पहले मुझे यहाँ हुँ, पे एक सनातन धर्म मंदिर है, हुँ, मुझे सनातन धर्म मंदिर की सेवा करने का मौका मिला। हुँ, मैनेजमेंट हमारा क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैनेज करना, पॉलिटिक्स में समाज को मैनेज करना, हुँ, ये सारी मैनेजमेंट की बातें हैं। हुँ, तो मुझे जब सनातन धर्म मंदिर की सेवा करने का मौका मिला, तो 1-2 शुभ चिंतकों ने मुझे पूछा कि आपका और मंदिर के साथ आपका क्या संबंध है? बट मैं बड़ा परमात्मा से डर के रहने वाला व्यक्ति हूँ, आस्तिक हूँ हुँ, और मंदिर जाना मेरा एक रूटीन वर्क है। मतलब स्टूडेंट लाइफ से ही मैं मंदिर जाता हूँ अच्छा, और पूजा करना मेरा मैं शायद जब से मैं अपनी होश में हूँ, तो मेरा अपना इंडिपेंडेंट घर में जो पूजा घर है जो है, लेकिन मेरा अपना पूजा घर रहा है। अच्छा, मेरा अपना पूजा घर रहा है। मैंने अपनी अपनी जोत करनी है, घर में जोत हो रही है, ठीक है, लेकिन मैंने अपनी जोत करनी है। तो ये मेरा जब से मैं अपने होश में हूँ, तब से मैं चाहे मैं कोचिंग में रहा, चाहे मैं स्टूडेंट लाइफ में रहा, हॉस्टल में भी था। हॉस्टल में कुछ चीज़ें ऐसी उल्टी-सीधी होती थी, हुँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने कमरे में मेरी जोत ज़रूर होती थी। तो ये चीज़ों के साथ मैं सबको पता है, ये मेरे फ्रेंड्स को पता है, मेरे जितने भी रिलेटिव हैं, सबको ये सब चीज़ें हुँ, पता है। लेकिन ये पूछा गया मेरे से कि आपका मंदिर से क्या संबंध? कैसे मंदिर क्योंकि 2 चीज़ों के लिए मैं पकड़ा था, पॉलिटिक्स के लिए और टीचर के लिए हुँ, और दोनों का मंदिर के साथ कोई रिलेशन संबंध, नहीं है। कनेक्शन नहीं है। मैंने कहा ऐसे मुझे कह दिया गया मंदिर के इलेक्शन हो रहे थे, कह दिया गया कि इस मंदिर की आप ये ज़िम्मेवारी थोड़ी-सी हुँ, देखिए। मैंने भी हाँ कर दी। मुझे भी नहीं पता था कि मंदिर में क्या कार्यक्रम होते हैं, मंदिर में किस तरह की गतिविधि होती हैं, हुँ, मंदिर में पुजारियों के साथ किस तरह से डील करते हैं। इतना मुझे सारा ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि थोड़ी-सी सोच मेरी अच्छी है। मुझे मंदिर की ज़िम्मेवारी दी, लोगों ने मेरे से ये सवाल किए, बनने के बाद किए, पहले नहीं कर रहे थे। पहले तो उन्होंने इमीडिएटली किसी ने कह दिया कि इसको दे दो और मैंने हाँ कर दी और मैंने शुक्र लेकिन बेसिक चीज़ें मंदिर भी क्या है इंस्टीट्यूट ही होता है। बेसिक चीज़ें वो इंस्टीट्यूट वाली होती है। तो मैंने मंदिर में एंटर करते ही जब मुझे सेवा का मौका मिला जो इंस्टीट्यूशनल चीज़ें हैं, उसकी तरफ मैंने ध्यान दिया। अच्छा, जो कि यहाँ पे मेरे ख़्याल हमारे भारतवर्ष में इतने मंदिर हैं, इतने गुरुद्वारे हैं, इतनी चर्चें हैं। चर्च में इंस्टीट्यूशनल वाला काम होता है, हुँ, गुरुद्वारों में होता है, इस्कॉन के मंदिर में होता है। लेकिन हमारे जो सनातन धर्म के मंदिर हैं, बहुत आपको 10 या 15% मंदिर ऐसे मिलेंगे जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल वे से मंदिर में काम होता है। इंस्टीट्यूशनल वे मतलब? डिसिप्लिन वे से, अच्छा, प्रोफेशनल वे से। हुँ, मंदिर में अगर मंदिर के हॉल में साउंड चल रही है, तो आपने साउंड देखा कि फिर साउंड की आवाज़ यहाँ पे गूँज तो नहीं रही। अच्छा, यहाँ पे कितने माइक लगने चाहिए, हुँ, यहाँ पे कितने स्पीकर लगने चाहिए,
वहाँ पे लाइटें लग रही हैं तो कितनी लाइटें लगनी चाहिए। हुँ, अगर आपने कोई नोटिस लगाना है तो उसके लिए कोई प्रॉपर नोटिस बोर्ड होना चाहिए। ठीक है। जूता घर है तो उसको किस तरह से आपको मैनेज करना चाहिए। ये छोटे अच्छा। अदरवाइज़ मंदिरों में क्या है, जहाँ पे जिसका दिल किया एक जहाँ पे विग्रह घर होता है, जहाँ पे हमारे भगवान जी की मूर्तियाँ लगती हैं, उसको छोड़कर वो सारा डिसिप्लिन वैसी होती हैं। बाकी कोई भी चीज़ डिसिप्लिन के साथ नहीं होती है। सब ठीक है। चीज़ें इनडिसिप्लिन आपने बेसिकली प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे बनाया जिससे व आप सारी चीज़ें हैंडल करते हो। मैंने 3 या 4 महीने में ये सब चीज़ें वहाँ पे डेवलप की। वहाँ पे अगर लंगर लगना है, प्रसाद की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, हुँ, तो किस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन वैसी होनी चाहिए। कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, उसकी स्टार्ट कैसे होनी चाहिए, क्योंकि हमने एबीवीपी में भी काम किया है। हुँ, तो वो एक एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संस्था है, उस संस्था ने एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, मैं तनु जी आपको भी कहना चाहूँगा कि अगर ज़िंदगी में मौका मिले, तो 5-6 महीने आप ज़रूर वहाँ पे काम करिए, अच्छा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी संस्था ने एक ऐसी यूनिवर्सिटी है हुँ, कि जहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें इतने अच्छी तरह वो समझा देते हैं कि लाइफ में अगर आपने आपने अपने प्रोफ़ेशन में जाना है, आपने पॉलिटिक्स में जाना है, आपने बिज़नेस करना है, आपने अपना परिवार सँभालना है, हर चीज़ जो है वो आपको बड़े अच्छी ढंग से वो सिखा देते हैं। बल्कि सिखाते नहीं हैं कि वहाँ पे आप रहने के बाद आपको अपने आप पता चल जाते हैं कि इन चीज़ों को हमने कैसे मैनेज करना है। तो क्योंकि मैंने एबीवीपी में भी 2 साल काम किया, तो वहाँ से ये सब चीज़ें मुझे पता था। तो टच वुड कि मैंने 6 महीने में हुँ। किस एरिया में 16 सेक्टर, 15 सेक्टर, 24 सेक्टर में यहाँ पे लगभग 6 या 7 मंदिर हैं। तो लोग ये कहने लगे थे कि आप इस मंदिर में भी आओ, इस मंदिर में भी आओ, इसका भी देखो, इसका भी देखो। तो इतना अच्छा मुझे वहाँ पे भी आप जिस सब तरह से मुझे टीचिंग में सक्सेस मिला था, वही इसी बोलने तरह वाली हाँ, थी। आप सब इसी चीज़ में पॉपुलर हो जाते हो। टीचिंग में भी पॉपुलर हो गए, फिर यहाँ स्टार्ट किया, वहाँ पर ही पॉपुलर हो गए। मतलब आपका हाँ, काम करने का तरीका मतलब ही मतलब ऐसा है। ये कह लो कि मेरे भाग्य में ये चीज़ लिखी है थोड़ी-सी। ठीक है। आपको क्या लगता है सर कि आजकल की जनरेशन को किस चीज़ के पीछे ज़्यादा जाना चाहिए? जो उन्हें पैशन है उनका, उसके पीछे या जो मार्केट ट्रेंड्स हैं, उनके पीछे? देखो, दोनों ही चीज़ें हैं, मार्केट ट्रेंड के साथ भी चलना चाहिए हुँ। क्योंकि अगर मार्केट में समोसा ज़्यादा बिक रहा है, हैं? तो आप वैसे ही गोलगप्पों की रेहड़ी लगा के लग जाओगे तो आपके गोलगप्पे थोड़ा बिकेंगे। बिकेंगे तो 4 समोसे ही, कमाई समोसों से ही होगी, हुँ। नहीं? तो मार्केट ट्रेंड के साथ भी चलना चाहिए लेकिन अपने पैशन को नहीं भूलना चाहिए। पैशन के साथ मार्केट के ट्रेंड को देखना चाहिए। सिर्फ़ आपको कि मैं पैशन देख लूँ और मार्केट ट्रेंड ना देखूँ, तो उसमें फिर आपको थोड़ा-सा डिस्करेजमेंट देखनी पड़ेगी आपको। आप डिस्करेज होंगे पक्का। क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या है? मनी, हुँ। उसके बिना तो गुज़ारा नहीं है। फिर आप एक सन्या सन्यासी तो नहीं कहना चाहिए, सन्यासी तो बहुत अमीर होते हैं, उनके पास ज्ञान का भंडार होता है। लेकिन आपको जो आपकी आज की यंग जनरेशन को जो चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें उनको नहीं मिल सकती। बट ऐसा कहते हैं ना कि अंदर जैसे सैटिस्फैक्शन जैसे आपके लिए वो होम ट्यूशन्स वाली सैटिस्फैक्शन थी। वैसे लोग कहते हैं कि अगर हम अपने पैशन को फ़ॉलो करेंगे, चाहे 15,000 जेब में आ रहा हो, बट वो सैटिस्फैक्शन उससे बहुत बेटर मिलती है अगर हम कुछ ऐसी जॉब करें जिसमें हमारा मन ही नहीं लगा। देखो, अगर आपका माइंड सेटअप ऐसा हो जाए हुँ। कि आप अपने पैशन के साथ चल रहे हो, तो उससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं है, उससे बढ़िया सर्कमस्टेंस कोई नहीं है। क्योंकि आपकी अगर इंटरनल सैटिस्फैक्शन है, हुँ। तो उससे बढ़िया कोई भी चीज़ नहीं है। आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आप संतुष्ट हो, तो आपके पास सब कुछ है। वैसे आप इतने पॉपुलर कैसे बनते हो हर चीज़ में? मतलब आप जैसे कोचिंग इंडस्ट्री में अब एंटर ये करते हैं। देखो, आप देखो अभी मैंने तनु जी आपने दिखाया, मेरे फैमिली के लोग सदस्य भी सोच रहे थे हुँ। कि यार बंदा कुछ नहीं है, 4-5 लोग आज जिनके घर में कैमरे आए हुए हैं, लाइटें आई हुई हैं, तनु जी आई हुई हैं, हैं?
इनका इंटरव्यू लेने आए हुए हैं। इनका ही क्यों लेने आए? हमारे पास हमारे में क्या कमी है? हमारा क्यों नहीं लेने आए? कौन सोच रहा था? सारे परिवार के सारे सदस्य सोच रहे थे। अच्छा। हुँ, ये मुझे भी नहीं पता जैसे मैंने आपको पहले बताया। नहीं, ये तो मुझे तो और मैंने काफ़ी सुना था आपके बारे में, तो मैंने बोला कि ठीक है, इनके साथ पॉडकास्ट लेके देखते हैं, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, चैनल पर डलेगा, नहीं, उन्हें भी मुझे बहुत नहीं कुछ लगता सीखने कि को आपको मेरे से कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे नहीं मुझे लगता। अभी तक भी बहुत कुछ सीखने को मिल चुका है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप कैसी ऐसी डिफरेंट अप्रोच कुछ यूज़ करते थे कि बच्चे आपसे ज़्यादा प्यार करने लगे? फिर आपने वो कोचिंग सेंटर खोला, वहाँ पे आपको इतना सक्सेस मिला कि आप टॉप 4 इंस्टीट्यूट्स में आते थे। ऐसी क्या त यूनिक अप्रोच त थी? तनु जी मैंने जो कभी मैंने प्लानिंग नहीं की ऐसी, हुँ, लेकिन मैंने अनुभव किया हुँ, कि आप कुछ भी ज़िंदगी में करते हो, आपकी नीति अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, चाहे आप वो समाज की सेवा करते हो, चाहे अपने परिवार की सेवा करते हो, चाहे आप बिज़नेस करते हो, चाहे आप राजनीति करते हो, आपको सक्सेस मिलेगी, मिलेगी। नीति और नीयत दोनों चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल सेम लाइन के ऊपर होनी चाहिए। कहीं पे दोनों में गड़बड़ है, अगर आपकी नीति कुछ और है और नीयत कुछ और है, मैं क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ, हुँ, मेरी नीयत ये है कि बस मेरे पास जो बच्चे हैं, वो 25 से 50 हो जाएँ, फीस मेरी इनकी हर साल बढ़ती रहे, पैसा मेरे पास खूब आता रहे, हुँ, नीयत मेरी ये है और नीतियाँ मैं कुछ और बना रहा हूँ, नीतियाँ कुछ और बना रहा हूँ, उसके लिए कुछ और एक्सपोज़ कर रहा हूँ, तब कभी भी चीज़ें सक्सेस आपको ना पॉपुलैरिटी मिलेगी, ना जो चीज़ चाह रहे हो वो आपको मिलेगी। क्या है? आप जाइए, आप एक सोच लेकर आप एक नियत अच्छी नियत बनाइए हुँ, कि एक ये नीति बनाइए कि आपने बच्चों को एक एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। अगर कोई बच्चा क्लास में कमज़ोर आ गया, उसको भी ऊपर उठाना है आपने। हुँ, आपने देखना है कि बच्चा वो आपको फ़ीस दे सकता है या नहीं दे सकता। आपने ये देखना है कि उस बच्चे को आपकी लैंग्वेज समझ में आती है या नहीं आती। हुँ, आपने ये देखना है कि आप ये बच्चा अगर साइंस नहीं पढ़ने के काबिल, आप उसको कैसे बताओगे कि ये साइंस पढ़ने के काबिल नहीं है? फिर आप उसको कैसे उसकी लाइन चेंज करोगे? पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे हर चीज़ के आप डिवोटेड हो जाते हो कि आपके पास आपने इन बच्चों को इस तरह से ये चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी हैं। उसके बदले में आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है कि जैसे आपके पास एक बच्चा आया, आपको पता है, उसके पेरेंट्स को भी पता है, बच्चे को भी पता है कि मैं साइंस सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, हुँ, तो अगर आप उसको डायरेक्शन देते हो, इसमें क्या होगा आपके पास एक बच्चा गया हुँ, और मोमेंटली क्या होगा उसके लिए आपको कुछ गलत बातें सुनने को भी मिलेगी कि आपने हमारे बच्चे को ऐसे कह क्यों दिया? हुँ, कह क्यों दिया? तो उससे आपके थोड़े से जो है आपके बिज़नेस के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन आपकी नीयत अच्छी है, आपने कोई गलत नियत के साथ किसी बच्चे को आपने डिस्करेज नहीं किया, लेकिन आपने उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन देने की कोशिश की है कि वो भई इस लाइन में जाएगा तो सक्सेसफुल होगा, यहाँ पे आने से इस लाइन में आएगा तो उसका समय जो है बर्बाद होगा। एक अच्छी नीयत के साथ आपने उसको डायरेक्शन दिया है। मोमेंटली आपको उसका नुकसान हो सकता है, लेकिन लंबे समय में आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। वो बच्चा अब आपको हमारे पास बच्चे आते हैं, हाँ, बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो कहते हैं सर आपने अच्छी डायरेक्शन दी थी। तब हुँ, हमें अच्छा नहीं लगा, अब अच्छा लग रहा है कि आपने ठीक कहा था ऐसा। वही बच्चा आपको ज़िंदगी भर याद रखेगा, जिसने उन्हें बचाया कि वो किसी गलत फील्ड में जाके तो ना टाइम जी वेस्ट कर मैंने अब तक कोई लगभग 10 एक हज़ार बच्चे मैंने पढ़ा दिए होंगे हुँ, और कम से कम नहीं तो 2 ढाई हज़ार बच्चा मेरे पढ़ाया हुआ आईआईटीज़ और डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में, एम्स में, हुँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। अब बहुत सारे ऐसे 10-15 बच्चे ऐसे हैं जो कि आईएएस भी अच्छा, बन गए हैं। हुँ, तो लेकिन वो सभी के सभी बच्चे हुँ, आज भी मेरा उतना ही वो आज भी उतना ही मुझे मेरा मान-सम्मान उतना प्यार देते हैं, जितना वो
पहले देते थे मुझे। अब भी जहाँ भी कहीं मिल जाती हैं, तो उनसे पूरा प्यार मिलता है। मैं इसकी एक आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। मैं अभी पीछे गवर्नर हाउस गया, हुँ, तो गवर्नर हाउस का जो हमारे माननीय गुलाब चंद कटारिया जी के एडीसी जो हैं, हुँ, हाँ, तो जब सबसे पहले उनसे मिलना होता है, तो मैं उनके पास गया। वो मेरी तरफ देखें, मैं उनकी तरफ देखूँ, तो जब बतलाया गया वो एक्चुअली ही इज़ आईपीएस ऑफिसर नाउ, हुँ, तो ड्रेस में थे, मुझे बिल्कुल भी पहचान नहीं है। अच्छा, तो जब देखा, अच्छा, अच्छा सर, तो खड़े होकर उन्होंने मेरे पैर छुए। हुँ, तो मतलब कि और साथ में मेरे 3-4 बहुत अच्छे-अच्छे लोग भी थे। तो ऐसा लगा, तब फ़ील हुआ, तब अभी मैंने आपको जैसे बताया कि अभी मैंने 3-4 महीने से फिर अपना जो कोचिंग वाला प्रोफ़ेशन है, फिर दोबारा से मैंने अभी अच्छा, शुरू किया। हुँ, 3 महीने से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो तब मैंने अपने दिमाग में सोचा, तब मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ा रहा था उस समय। हुँ, उस समय बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा था। तब मैंने सोचा कितना बढ़िया प्रोफ़ेशन था ये। हाँ, एक एडीसी, वो भी गवर्नर का पैर छू रहा है। तो इतना प्राउड फ़ील होता है कि पूछो ना। उस टाइम पर आपके इमोशंस अलग ही लेवल पे नहीं, गए आप होंगे। भी आज जो मेरे पास बैठे हो, हुँ, मेरी उस इमेज के कारण ही आप यहाँ पर आए। हुँ, कहीं न कहीं से आपको उस इमेज का ही रेफ़रेंस मिला है, हुँ, जिसके कारण आप मेरी आज मेरे से बातचीत कर रहे हो। हुँ। आपका कोई ऐसा स्टूडेंट भी था जिसको देख के आपको लगा हो कि इसका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है बट उसका सिलेक्शन हो गया हो? वो एग्ज़ाम्पल मेरी डॉटर है। अगर कहो तो मैं सही हिस्ट्री बताता हूँ आपको। बताओ। अगर सच्चाई बताने में वो खड़ी तो नहीं है, कहीं मेरे नज़दीक तो नहीं है। नहीं है। घर पे ही है वो अभी? हाँ, नहीं, घर पर घर ही पे है। नहीं है। बताओ स्टोरी बताओ कोई बात नहीं। जब उसको मेडिकल दिलाया गया हुँ, और फ़िज़िक्स मैंने पढ़ानी शुरू की, हुँ, वो बहुत मेहनती लड़की है, बहुत ही मेहनती है, हुँ, बहुत डिसिप्लिन्ड लड़की है। हुँ, 9th क्लास में वो 10th का पढ़ती थी, 10th क्लास में वो 11th का पढ़ती थी, 11th क्लास का 12th में पढ़ती थी और किसी से नहीं पढ़ती थी, खुद पढ़ती अच्छे सेल्फ स्टडी। सेल्फ से आर्ट्स भी नहीं पढ़ते थे? ना मेरे से नहीं पढ़ती। अच्छा, हुँ, लेकिन जब 11th क्लास में हुई वो, तो हुँ, 11th क्लास में उसको मेरे से पढ़ना ही पढ़ना था। अच्छा, एक दिन ऐसा था कि मुझे उसकी कॉपी ले जाकर उसकी मदर के पास लेके जानी पड़ी, अपनी वाइफ़ के पास लेके जानी, हुँ, कि हमने गलती कर ली है कि इसको मेडिकल दिलाकर, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, लेकिन देखो, बच्चा कोई भी हो, अपना हो या पराया, कुछ भी कह दे, लेकिन उस बच्चे की मेहनत और मेरी प्लानिंग, मेरी टीचिंग के साथ, हुँ, वो सिर्फ़ उसने नीट एग्ज़ाम को क्रैक ही नहीं किया, ये नहीं कि जस्ट क्लियर कर लिया, बहुत अच्छा स्कोर किया एंड शी गॉट एडमिशन इन जीएमसीएस 30 अच्छा, विथ गुड रैंक। हुँ। वो मैं अपने जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल मानता हूँ कि मेरे जो टीचिंग का सबसे बड़ा रोल है। उनको मेडिकल लेनी थी या आपने उन्हें बोला मतलब उनका नहीं, इंटरेस्ट शी किस वाज़ चीज़ में था? इंटरेस्टेड हरसेल्फ। अच्छा, आपका सन और आपकी डॉटर दोनों का ही मेडिकल में इंटरेस्ट था। सन का तो ऐसा है हुँ, कि सन का कोई ऐसा नहीं था कि भई मेडिकल लेनी है, लेकिन उस समय मेरे पास सराउंडिंग में सारे ही स्टूडेंट्स मेडिकल के स्टूडेंट्स होते थे। हुँ, घर में माहौल ही डॉक्टर्स वाला था। अच्छा, हर रोज़ दूसरा चौथे दिन यहाँ पे मिठाई लेकर आ रहा है, सच बच्चे में? आ रहे हैं कि मेरी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगी, मैं डॉक्टर बन गया, मैं उधर चला गया, मैं एमडी कर रहा हूँ। इस तरह से माहौल सा घर में बना हुआ था। अच्छा, तो उस एटमॉस्फेयर के कारण ही उसने सोचा कि मैं भी मेडिकल ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमारी मेरी इस नई जनरेशन में ही वाज़ द फर्स्ट डॉक्टर। अच्छा। आपको लगता है ऐसी कुछ क्वालिटीज़ जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो होनी ही चाहिए इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड? बिल्कुल, डेफ़िनेटली जैसे कि हार्ड वर्किंग के अलावा? फ़ोकस्ड होना चाहिए, हुँ, मस्ट बी फ़ोकस, जबकि आज की इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। डिस्ट्रैक्शन। फ़ोकस होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके सबसे बड़ी क्वालिटी ये हुई कि उसके अलावा और आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए।
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करना है, तो आपका आईक्यू लेवल जो है ना, बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई एवरेज स्टूडेंट जिसका आईक्यू लेवल कम हो, वो उसके लिए मुश्किल है। देखो मेहनत का तो मैंने आपकी एग्ज़ाम्पल दे दी अपनी हाँ। डॉक्टर की। हुँ, मेहनत का सब्स्टिट्यूट सभी चीज़ें हैं। हुँ। मेहनत से तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। थोड़ा-सा आपका भाग्य आपका साथ देना चाहिए। मैं भी बैठा हूँ, मैं भी नालायक आदमी आपके सामने बैठा हूँ। नहीं, नहीं सर आप नालायक तो नहीं हैं। मेहनत के साथ और भाग्य के साथ आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब मेहनत का सब्स्टिट्यूट तो हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट है, मेहनत। बेसिकली हार्ड वर्क करने से सब अचीव कर यस, सकते हैं। दुनिया की कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो। एक चीज़ और आप याद रखो कि समटाइम्स आप हार्ड वर्क कर रहे हो, वो हार्ड वर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। हुँ, उसका अगर सपोज़ कर लो कि आज आप मेरे साथ बातचीत कर रहे हो, हुँ, मुझे नहीं पता कि आप किस टारगेट के साथ मेरे साथ बातचीत कर रहे हो, क्या आपका टारगेट है या नहीं है? आई डोंट नो। लेकिन आज आप इतनी मेहनत कर रहे हो, मेरे से बातचीत कर रहे हो, अगर आपका कोई टारगेट है, अगर आज आपको उसके रिज़ल्ट नहीं मिले, तो डेफ़िनिटली यू विल गेट द रिज़ल्ट, ए डे विल कम। उसका रिज़ल्ट आने ही आने हैं। सम टाइम वो आपके भाग्य के कारण 10 दिन लेट आ जाए, 20 दिन लेट आ जाए, 40 दिन लेट आ जाए, 1 साल लेट आ जाए, लेकिन उसके रिज़ल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। जब भी आपने ज़िंदगी में किसी भी स्टेज के ऊपर आपने मेहनत की है, हुँ, उस मेहनत के रिज़ल्ट्स आने ही आने हैं। ये नेचर का रूल है। हुँ। आपने जब अपने टाइम पे इतना सब कुछ किया था, तब कोई प्रॉपर रूटीन वगैरह भी फ़ॉलो करते थे? मेरी लाइफ़ सारी इनडिसिप्लिन रही। जबकि अब आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो, इनफैक्ट मंदिर तक बहुत डिसिप्लिन में चला रहे हो। मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा, हुँ। मैं अभी भी इतना डिसिप्लिन नहीं हूँ। अच्छा, हुँ। बट आपको क्या लेकिन लगता है? लेकिन मैं अपने इर्द-गिर्द, समाज जहाँ पे भी काम करता हूँ, वो मेरी इच्छा रहती है कि डिसिप्लिन हो। हुँ, कुछ चीज़ों में है डिसिप्लिन, अगर मैं क्लास लेने जाता हूँ, तो जल्दी से ये नहीं होता कि मैं क्लास में अगर मेरी 4 बजे शुरू होनी है, तो मैं 4:10 पे, 4:15 पे, 5 मिनट पहले मेरी इच्छा होती है। नहीं तो 4 डॉट के ऊपर मैं क्लास के अंदर होता हूँ। पंक्चुअल हो आप। इसी तरह मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, मैं अगर सब्जेक्ट आए ना आए, कुछ काम करो या ना करो, लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, डिसिप्लिन मीन्स इफ यू आर कमिंग इन द क्लास, एट लीस्ट आपको इतना ज़रूर होना चाहिए हुँ, कि आज क्लास में हमने पढ़ना क्या है? हुँ, आज क्लास में हमने पढ़ना क्या है? आज अगर हमारे पास क्लास है, तो जो हमारे पास नोटबुक है हमारी क्लास की, वो आपके पास होनी चाहिए। आपका अपना पेन होना चाहिए। आपकी अपनी जो भी क्लास की असाइनमेंट है, वो अपनी होनी चाहिए। मतलब अपने हथियार जो है आपके पास होने चाहिए। कॉलेज के स्टूडेंट्स ये फ़ॉलो करते थे आपके, जब आप प्रोफ़ेसर थे? अच्छा प्रोफ़ेसर तो आपसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में थे। नहीं, मैं कॉलेज में था। प्लस 1 प्लस 2 वहाँ भी पढ़ाता था। गवर्नमेंट कॉलेज मोहाली में मैंने बताया ना मैंने। हुँ, हाँ, तो वहाँ पर कुछ तो फ़ॉलो करते थे? वहाँ आपको क्या बताएँ मैं आपको वही बात आपके वाली कि जहाँ भी जाते हो, जब मैं उस गवर्नमेंट कॉलेज मोहाली में भी गया, 2 साल में मुझे उस एरिया में मोहाली कॉलेज में नीचे क्लर्क से लेकर प्रिंसिपल तक हुँ, हर व्यक्ति मेरा मान और इवन के बाद में तो क्या था वहाँ का जो प्रिंसिपल था, हुँ, डॉक्टर जीएम सहगल अभी कुछ 2 महीने पहले ही उनकी डेथ हुई है। बाद में वो अच्छे केमिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर थे और 6 महीने के बाद वो मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने भी मेरे पास 2-3 साल उन्होंने मेरे पास लगातार पढ़ाया। तो इतने इतने सीनियर टीचर थे उन्होंने मेरे साथ पढ़ाया। फिज़िक्स जैसा इतना टफ सब्जेक्ट जो कि मुझे 11th-12th से नहीं पसंद था। इनफैक्ट अब भी कॉलेज में फिज़िक्स आता था तो मैं कुछ 50-60 मार्क्स से पास हुई थी उस पे। उस सब्जेक्ट को आपने इतना इंटरेस्टिंग बनाया कि बच्चे आपसे प्यार करने लगे। अ, फिज़िक्स जो है ना एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हुँ, आप कहते हो कि मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता। शायद पढ़ाया सही से नहीं गया। नहीं, 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 नहीं। पढ़ाते तो सब सही है। आपके तो यहाँ पे आप मुझे अभी पता चला कि आप अम्बाला से हो हुँ, और अम्बाला में गुम्बर बोगिया के नाम से एक फिज़िक्स के टीचर हैं। बहुत अच्छे टीचर हैं, उनकी बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ भी हैं अच्छा। और इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि शायद कोई इस नॉर्दर्न रीजन में कोई फिज़िक्स पढ़ाता हो। अब पता नहीं पढ़ाते हैं, आज से कोई साल पहले तो वो पढ़ाते थे, आपके अम्बाले में।
लेकिन आपको उसका आपका जो नज़रिया है हुँ, पढ़ने का या फ़िज़िक्स को देखने का, वो ठीक नहीं होता है। अगर आपको ये बताया जाए कि मैं तो क्लास में पहले दिन ही जाके बताता हूँ, क्योंकि ना अब तो थोड़े कम हो गए हैं। पहले बच्चे जब हमारे पास मेडिकल के बच्चे थे ना, तो हुँ। सबसे पहला उनका क्वेश्चन ये अराइज़ होता था कि भई मेडिकल वाले बच्चों को फ़िज़िक्स क्यों पढ़ाई जाती है? क्यों पढ़ाई जाती है? क्यों पढ़ाई जाती है? उनका फ़िज़िक्स से कोई लेना-देना ही नहीं है। अब नहीं पूछता, पहले तो बहुत पूछते थे। अच्छा, हाँ, तो मेरा जवाब मैं शुरुआत ही फिर पढ़ाना वहीं से करता था। अच्छा। आप बैठे हो, आप खड़े हो, हुँ, आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपने ये पेन की कैप को ऊपर-नीचे कर रहे हो, आप हँस रहे हो, हैं? आप मेरी तरफ देख रहे हो, हुँ। आपकी वीडियो बन रही है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, सब कुछ क्या इन्वॉल्व है इसमें? फिज़िक्स। कानों से सुन रहे हो, हुँ, साउंड वेव्स आ रही हैं, आँखों से देख रहे हो, लाइट वेव्स आ रही हैं, आँखों में लेंस लगे हैं, हैं? इसमें क्या नाम गले में वोकल कॉर्ड लगा हुआ हैं? हार्ट में पंप लगा हुआ है, आप सब कुछ हुँ, आप कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों का भी यूज़ करते हो पढ़ाते वक़्त? नहीं मैं प्रैक्टिकल भी नहीं यूज़ करता, अच्छा। ना कभी किए मैंने। बस आप थ्योरी को ही इंटरेस्टेड यस, वे से पढ़ाते हो। बेस्ट है वो। आपको 18 टू 25 इयर्स तक के जो बच्चे हैं, उनको कोई ऐसी एडवाइसेज़ देना चाहोगे जिनको आपको लगता है कि दे शुड फॉलो दोज़ एडवाइसेज़ इफ दे वांट टू गेट सक्सेसफुल इन देयर लाइफ? तनु जी वैसे तो मैंने बीच-बीच में इसके लिए कुछ बातें कही हैं। फ़ोकस, डिसिप्लिन्ड हुँ, उसके अलावा? तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है हुँ, कि उनका जो अगर उनको लेकिन ये पता नहीं चलता है, लेकिन अगर उनको वो जो पता चल जाए कि हमारा टैलेंट्स ये है, हुँ, तो सबसे ज़्यादा उनको अपने टैलेंट को क्या है, पूरी तरह से एक्सपोज़ करना चाहिए। जो उनका टैलेंट है ना, उसको बहुत अच्छी तरह एक्सपोज़ करना चाहिए। और यही बात मैं आपको तनु जी आपके लिए भी कहूँगा, आप भी क्योंकि आप मेरे बच्चों की तरह हो, हुँ। कि आप में जो टैलेंट है, उसको अच्छी तरह एक्सपोज़ करो। और जो मैं आपके लिए बेस्ट विशेस दे रहा हूँ और बहुत ही अच्छा आज की नीड भी है कि आप एक बहुत अच्छे चैनल के एंकर बनो। वैसे तो वो गोल नहीं है। गोल मेरा भी नहीं था टीचर बनना। गोल हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी नहीं था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है। हुँ, और गोल मेरे ख्याल ऐसे बनाने भी नहीं चाहिए। हाँ। आपको क्या लगता है कि जैसे ये लाइन बहुत फ़ेमस है कि अ मार्कशीट कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। उस पर आपको क्या लगता है कि एकेडमिक सक्सेस जो बच्चे कहते हैं मैं फेल हो गया, मैं पास हो गया, वो किस तरीके से लाइफ के सक्सेस के साथ कनेक्टेड होती है? देखो एकेडमिक सक्सेस होना ज़रूरी है। हुँ, अगर आपने बीटेक कर रहे हो, हुँ, अगर बीटेक पूरी नहीं करते, हुँ, ठीक हो गया। ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपकी बीटेक कंप्लीट नहीं हुई। हुँ, ये नहीं हो कि आप लाइफ में फेल हो गए। आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते। हो सकता है कि आपकी बीटेक ना कंप्लीट हुई हो, लेकिन आप इंजीनियरिंग के फील्ड में आप इतनी का आपको सक्सेस मिली कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारी एग्ज़ाम्पल है, बहुत सारी एग्ज़ाम्पल है। हुँ। ऐसे-ऐसे मैंने डॉक्टर्स देखे हैं, जिनकी अपनी एमबीबीएस कंप्लीट नहीं हुई है, बहुत अच्छी सर्जरी कर लेते हैं। एमबीबीएस बिना कंप्लीट करे कैसे कर एमबीबीएस कंप्लीट किए मैं कैसे? ऐसे जा सकते हैं? कुछ भी कर लो, उसमें क्या? मेरे पास एग्ज़ाम्पल है तब मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो मेडिकल के बच्चे आते हैं, मेरा हाँ। तीनों बच्चे भी हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा अपना बेटा वो बताता था कि एक उसका क्लास फ़ेलो जिसके एमबीबीएस में फ़ेल है, लेकिन वो अच्छी-अच्छी सर्जरी अपने हॉस्पिटल में वो करता है। अच्छा। आजकल तो इनफैक्ट सुसाइड्स केस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैं इतने बीच में सारे। आपको थोड़ा-सा एक बार हुँ, रोकूँगा तो मुझे इसके लिए और इंजीनियरिंग में हुँ, मेरा ही अपना एक स्टूडेंट हुँ, उसका एआई ट्रिपल ई में कोई अच्छा रैंक नहीं आया, हुँ। बट नाउ ही इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। ओह! बहुत अच्छा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है वो। अच्छा। इतना अच्छा काम कर रहा है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, मुझे तो पता नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है उसकी। लेकिन जो जैसी-जैसी बातें कर रहा है और
ही इज़ अबाउट 23 और 24 का होगा वो, नहीं 25 के करीब का होगा, अर्निंग मिलियंस। ओह! लेकिन उसकी जो इंजीनियरिंग भी उसने की थी कहीं यहाँ से बड़ी मुश्किल से किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से, पता नहीं मुझे वो कंप्लीट भी हुई थी या नहीं हुई। तो एकेडमिक सक्सेस ना होना का मतलब ये नहीं है कि बंदा फेलियर है और कहीं और किसी फील्ड में सक्सेस हो ही नहीं सकता। सेम फील्ड में भी सेम फील्ड में भी वो सक्सेस हो सकता है, हुँ, डिग्री पूरी किए बिना भी। डेस्टिनी। डेस्टिनी तो एवरी मैं तो डेस्टिनी तो है ही है। हुँ, आजकल तो इनफैक्ट मतलब जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर भी देखा जाए तो साल में कम से कम 3-4 बारी में आ जाता है कि किसी ने सुसाइड कर ली। अभी रिसेंटली हुआ था कि बॉयज़ हॉस्टल के अंदर किसी का लॉ का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, तो उन्होंने सुसाइड कर ली थी। मतलब फेलियर को लोग डील नहीं कर पाते हैं उसके साथ। या तो उन्हें लगता है कि वो अपनी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस के साथ मीट नहीं कर पाते हैं, या तो उन्हें लगता है कि वो खुद की नज़रों में शायद इतना ज़्यादा गिर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अब उनकी लाइफ़ का ही एंड हो गया है। अब कोई सॉल्यूशन ही नहीं बचा। लोगों को फेलियर के साथ डील नहीं करना आता। आप उनको क्या एडवाइस दोगे कि हाउ दे कैन डील विद फेलियर? ये तनुज ये सब्जेक्ट बहुत लंबा है हुँ, कि सुसाइड बच्चे क्यों करते हैं। हुँ, इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता है कि वो अपने लाइफ से बिल्कुल हटे हुए होते हैं और उनके सामने बिल्कुल कंप्लीट डार्कनेस उनको दिखाई दे रहा होता है हुँ, और इसलिए वो सुसाइड कर जाते हैं। ये सिर्फ एक कारण नहीं है। इसके पीछे बायोलॉजिकल रीज़न भी हैं हुँ, कि जो कि एक बहुत अच्छे आप कभी आपको किसी साइकियाट्रिक के डॉक्टर के साथ बात करने का मौका मिले, तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को राइज़ करना। इसकी रिसर्च भी बहुत लंबी-चौड़ी रिसर्च है। तो वो जो एक मोमेंट होता है, हुँ, जिस मोमेंट के ऊपर आप सोच के देखिए, कई तो कहते हैं कि वो क्या नाम कितना बेकार आदमी सुसाइड कर गया। मैं तो कहता हूँ उससे उसके बड़ा इतना बड़ा बहादुर भी कोई नहीं हो सकता कि जो बंदा सुसाइड करता है। जी सिंपल जो आप तो कह रहे हो आपको छत पे खड़ा कर देना, नीचे गिर रहे हैं, क्या हाल होता है? देख भी नहीं पाती मैं तो नीचे। देख भी नहीं पाओगे ना। और वो कैसे छलांग लगा देता है, हुँ, कैसे अपने साथ अ, चुन्नी बाँध के पंखे के साथ आप देखो कि जब उसको चुन्नी बाँधने में, पंखे के साथ लटकने में बहुत इमोशनल है थोड़ा-सा, हुँ, इसमें भावुक नहीं होना ज़्यादा, हुँ, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो कि इसमें 3, 4, 5 मिनट लगते होंगे आराम से। और हम किसी को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए किसी को उसकी मौत दिखा दें, हैं? तो उसमें घबरा जाता है हाँ, और वो उसने तो अपने सामने 3, 4, 5 मिनट अपनी मौत को देखता है वो, तो कितना बहादुर होगा। लेकिन वो क्यों करता है? इसका जवाब देना तो बहुत मुश्किल है। और आप ये कह लो कि वो इतना क मतलब कि डरपोक या इतना डरपोक मैंने देखो आपको बात मेरी बड़ी अजीब लगेगी, मैं तो उसको बहुत बहादुर कह रहा हूँ जिसने सुसाइड किया। बट मरना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता ना। वो सारी बातें ठीक है, मरना सॉल्यूशन नहीं है। अब वो बात अगर उसको समझ में आ जाए, अगर वो समय निकल जाए, हुँ, जिस मोमेंट के ऊपर उसने सुसाइड किया, वो एक मोमेंट निकल जाए उसका, उसके बाद पता नहीं हो सकता है कि वो लाइफ में कहाँ पहुँच जाएगा, हाँ, क्या हो जाएगा, क्या चेंजेज़ आएँगी। लेकिन उस मोमेंट के ऊपर लग रहा है ना कि जिस मेरे पास अब मेरी लाइफ़ का कोई सॉल्यूशन है, नहीं है। मेरी लाइफ़ में आगे कुछ नहीं है। मेरी लाइफ़ का सॉल्यूशन अब यही है कि मैं अपने आप को खत्म कर दूँ। वो लेकिन फॉर ए मोमेंट होता है। अगर वो वाला मोमेंट कोई और सँभाले या वो खुद सँभल ले तो निकल भी सकता है। हुँ, हाँ, देखो नेगेटिव चीज़ जो है ना स्प्रेड बहुत करती है। इतना सुसाइडल है भी नहीं अगर हम देखें ना, हमारी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर आपके पास डाटा नहीं है तो मैं आपको डाटा देता हूँ। 140 करोड़ में ना कोई लगभग ईयरली
कोई 10 या 11 15 10 से लेके 15 या सुसाइड होते हैं, इससे ज़्यादा सुसाइड नहीं होते हैं। परसेंटेज देखोगे 0.0003 ज़ीरो के बाद 1%, अच्छा। कोई इतना लेकिन शहर में एक सुसाइड भी हो जाए तो एक बहुत बड़ा वो हुँ। पेपरों में एक बहुत बड़ी न्यूज़ और ये वो सब कुछ अगर देखा जाए तो क्या कुछ भी नहीं इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर यहाँ पे 15 लाख की पॉपुलेशन है, अगर 5 7 10 दिन के बाद अगर एक बच्चा सुसाइड कर गया, क्या खा आपके इसी थॉट प्रोसेस ने आपकी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आए, बीच में आए होंगे। मैं तो आपको कह रहा हूँ तो मैं मेरे से बड़ा फेलियर पर्सन ही नहीं है कोई, अभी भी फेलियर हूँ मैं। अरे नहीं सर, हुँ। तो आप इसी थॉट प्रोसेस के साथ उन फेलियर्स के साथ डील करते थे? देखो मैं जब भी कहीं पे भी अब जैसे मैंने आपको बताया हुँ, कि पोस्ट ग्रेजुएशन की पीएचडी नहीं कंप्लीट हुई, एकदम आए कि हुँ, पता चला कि आज तो मेरे गाइड नहीं रहे, हुँ, बड़ा फ़ील हुआ, हुँ, बड़ा अजीब-सा लगा, अब क्या होगा? महसूस होता है, लेकिन परमात्मा एक बहुत बड़ी चीज़ है, साथ देता है। एक अगर कोई रास्ता वो बंद करता है, तो दूसरा रास्ता खोल के रखता है हमेशा। आपको एक मोमेंट ही लगेगा यार, ये मेरा रास्ता बंद हो गया। अगर आप थोड़ा-सा ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो, जो अगर आपका रास्ता बंद अगर उसने कोई रास्ता आपका बंद किया है, तो एक रास्ता आपके लिए वो ज़रूर खोल के रख उसने पूरा इंतज़ाम किया होता है, दूसरा रास्ता खोला ही होता है तो वो उसने। दूसरा रास्ता बेटर होता होगा। बेटर होता है। क्या होता अगर मैं सपोज़ कर लो एग्ज़ाम्पल मैंने पीएचडी कर ली होती, हुँ, उस टाइम अगर मेरी पीएचडी 3 साल में मेरी पीएचडी हो जानी थी, हुँ, मैंने कॉलेज लेक्चरर बन जाता हुँ, या यूनिवर्सिटी का लेक्चरर बन जाता। हुँ। लेकिन आज मैं जो हूँ, उसका मैच है। आप फिर मेरी पता नहीं यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफ़ेसर्स हैं, हैं? तो आप तनु जी आप उनकी इंटरव्यू लेने जाओगे किसी की? नहीं जाओगे ना, आप आए हो ना मेरे पास, नहीं आना था। अगर मैं वो रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता कोई आ जाता है एक आधा व्यक्ति कि रिटायरमेंट पे पूछने भई आप रिटायर हो रहे हो, चलो अपना एक्सपीरियंस बता दो, बस ऐसा। तो जो परमात्मा करता है, वो अच्छा करता है, इसको आप मान के चलो, कहीं पे भी आप फेल हो रहे हो, उससे सीखो आप कि आप आपके फेलियर के कारण क्या है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मैंने कॉलेज सेटअप किया, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, इतनी चीज़ें सीखी, जो कि लाइफ़ में कभी सीखने को मिलनी नहीं थी। हुँ, मुझे पता ही नहीं था क्रिमिनल केस क्या होता है, सिविल सूट क्या होता है, मुझे ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी, कोर्ट क्या होती हैं, ट्रस्ट क्या होता है। आज मैं मास्टर हूँ उन चीज़ों का, हाँ। मेरे पास लॉ की डिग्री नहीं है, लेकिन हर चीज़ पता है मुझे लॉ की। हुँ, अगर वो चीज़ें नहीं पता होती शायद मुझे सारी लाइफ़ ना पता चलती। तो हर चीज़ से आप जहाँ चाहे फेल हुए चाहे सक्सेस हुए, आपको सीखने की हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, हर स्टेज के ऊपर। ये नहीं है कि बस अब क्या सीखना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो अभी भी आज हमने देखो मैं अभी यहाँ बैठा-बैठा आपसे सीख रहा हूँ। आप पता नहीं आप कह रहे हो कि मैं आपसे सीख रही हूँ, मैं तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ आपसे। क्या सीख रहे हो सर मुझसे? मुझसे क्या सीखा आपने? इतना लंबा क्वेश्चन बैंक, इतनी लंबी इंटरव्यू, कितनी उम्र होगी आपकी? 22, 23? 21। बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल 40-45 मिनट हो गए। 1 घंटा हो गया होगा। 1 घंटा हो गया होगा। 1.5 घंटा। नॉट ए सिंपल ना। और कोई हमने ऐसे नहीं कि ऐसी-वैसी बात किया। बहुत मुश्किल काम है। सर इतना मुश्किल काम भी नहीं है जब सामने इतना एक्सपीरियंस पर्सन बैठा और 21 की एज में मुझे इतने सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं आपसे। हुँ। जितनी मेरी एज नहीं है, उससे ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है आपको। तो ये प्रिविलेज मैं मेरा तो कि मैं आपके सामने बैठकर अभी आपसे इतनी सारी चीज़ें सीख नहीं, पाई हूँ। आप प्रिविलेज है आपका, हुँ, आप बैठे हो, हुँ, आप पूछ रहे हो, लेकिन अगर मुझे कोई कह दे कि आपके सामने हुँ, देश के प्राइम मिनिस्टर आ जाएँ, हुँ, हैं? और नरेंद्र मोदी जी आ जाएँ, हुँ, आप उनकी 1 घंटा इंटरव्यू ले लो, हुँ। मुझे नहीं लगता कि मैं ले सकूँगा, मैं 10 मिनट भी उनके सामने खड़ा हो जाऊँगा, नहीं पूछ सकूँगा मैं। It's not a आप हार small जाओगे। it's not a small job. It's a very big job.
तो तनु जी बहुत है, आज के लिए इतना बहुत है। हुँ। तो आपको शुभकामनाएँ, आपकी सारी टीम को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। भगवान आपको ऐसी शक्ति देता रहे कि आप ऐसी-ऐसी इंटरव्यूज़ करते रहें और समाज में ऐसी इंटरव्यूज़ लोगों को समाज के पास भेजते रहें हुँ। और समाज उनसे जो नए बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, उन इंटरव्यूज़ को सुनकर, देखकर कुछ अपना नई चीज़ें के बारे में वो सोचें और अपना जो भी उनके जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, वो उन कठिनाइयों को वो दूर कर सकें। इसी कामना के साथ आपको और आपकी मैं सारी टीम को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू धन्यवाद। सर। बस धन्य वही एक पर्पज़। थैंक यू।